नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एरेज के लिए और ज़्यादा मेथड्स के बारे में। और ये जो मेथड्स हैं ये एक तरीके से कॉल बैक को एज एन इनपुट लेते हैं। तो ये एक हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं जो सारे के सारे कॉल बैक्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपने फॉर ईच मेथड के बारे में। फॉर ईच मेथड को यूज करने के लिए हम अपने एरे का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं डॉट फॉर ईच, एंड उसके बाद हमारा जो भी फंक्शन डेफिनेशन होता है, या फिर अगर हम कोई सिंपल नेम पास करना चाहते हैं या फिर अगर कोई एरो फंक्शन पास करना चाहते हैं तो उसे हम फॉर ईच की डेफिनेशन के अंदर पास कर सकते हैं। एंड देन फॉर ईच फंक्शन क्या करेगा, सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए बार बार इस मेथड को रन करेगा। मतलब ये जो मेथड है ये हर एक एलिमेंट पर इंडिविजुअली रन होगा। अब वैसे तो फॉर ईच हमारा पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता था। अब हम जनरली एलिमेंट्स के लिए एक एक चीज़ करवाने के लिए अपने फॉर ऑफ लूप को यूज़ करते हैं। बट फॉर ईच भी पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार हम कोई कोड पढ़ते हैं उसके अंदर फॉर ईच लिखा होता है तो उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल हमने एक एरे बनाया है 1 2 3 4 5। इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है प्रिंट एलिमेंट जो हमेशा एक एलिमेंट को प्रिंट कर देता है। अब हम एरे डॉट फॉर ईच करके उसके अंदर अपने प्रिंट फंक्शन का नाम पास कर सकते हैं, या फिर एरे डॉट फॉर ईच करके उसके अंदर डायरेक्टली हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन पास कर सकते हैं। इसको एक बार करके देखते हैं। हम एक एरे बनाने वाले हैं, एरे के अंदर हमारे एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5, एंड अब हम एक फंक्शन लिख देंगे। फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं, लेट प्रिंट इज इक्वल टू फंक्शन, जिसके अंदर एक एलिमेंट हमारे पास आएगा एज अ पैरामीटर, एंड हर बार हम प्रिंट करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग अपने एलिमेंट को। इसे कर लेते हैं सेव, एंड अब हम एरे डॉट फॉर ईच को कॉल कर सकते हैं एंड उसके अंदर पास कर देंगे हम अपना प्रिंट फंक्शन। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो उससे क्या होगा, फंक्शन एक एक एलिमेंट के लिए रन करेगा, तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक एक करके हमारे फंक्शन की मदद से प्रिंट हो जाएंगे। इसके अलावा एक और इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, यानी हम डायरेक्टली एरे डॉट फॉर ईच को कॉल लगाएं और उसके अंदर डायरेक्टली अपना फंक्शन डेफिनेशन पास कर दें। यानी हम फंक्शन को पास करेंगे एंड उसकी डेफिनेशन को पास करेंगे, जिसके अंदर हम प्रिंट करवा देंगे अपने एलिमेंट्स को। और यहाँ पर जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे उस वेरिएबल का मतलब होगा हमारा इंडिविजुअल एलिमेंट। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो अब भी क्या होगा, सेम आउटपुट आएगा, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे लिए प्रिंट हो जाएंगे। यही सेम इम्प्लीमेंटेशन हम एक एरो फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं। यानी सिंपली यहाँ पर हम एक एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं। एलिमेंट की फॉर्म में हमने यूज किया एरो फंक्शन, एंड यहाँ लगा देंगे अपने एरोज को। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये जो 5 प्रिंट हुए हैं शुरुआत वाले, ये लाइन नंबर 4 यानी एरो फंक्शन की मदद से प्रिंट हुए हैं, एंड ये हमारे नॉर्मल फंक्शन की मदद से। तो एरो फंक्शन क्या करेगा, सिंपल से फंक्शन के लिए उसे और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और थोड़ा सा छोटा बना देता है। अब हम फॉर ईच फंक्शन को अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज हम एक एरे बनाते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं, लेट ARR इज इक्वल टू, इसके अंदर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कराएंगे। यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गई, ये हमारी, इस तरीके से हम एक सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से हम एक थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हम कुछ कुछ पैरामीटर्स रख लेते हैं। लेट्स सपोज हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर हमारा नेम है कुछ, एंड साथ के साथ हमारे मार्क्स हैं। उसी तरीके से सेकेंड ऑब्जेक्ट के अंदर भी यहाँ पर हम नेम एंड मार्क्स को स्टोर करवा सकते हैं, एंड यहाँ पर सेम तरीके से हम अपने नेम एंड मार्क्स को स्टोर करवा सकते हैं। अब थोड़ी सी वैल्यूज़ को अलग कर लेते हैं। दिस कैन बी 94.4, इसे चेंज कर लेते हैं टू 92, सेव एंड नाउ रिफ्रेश। अब अगर हम अपनी एरे को प्रिंट करवाएं तो हमारा एरे कुछ ऐसा दिखाई देगा 3 साइज का, जिसके अंदर 3 इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आती हैं। अब अगर हमें एरे की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उसके मार्क्स प्रिंट करवाने हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, फॉर ईच को यूज कर सकते हैं। हम सिंपली लिख सकते हैं एरे डॉट फॉर ईच, एंड उसके अंदर हम अपना एक एरो फंक्शन लिख सकते हैं जो हमारे एलिमेंट को डिनोट करता है, या लेट्स सपोज हमारे एक स्टूडेंट को डिनोट करता है। एरो फंक्शन से क्या करेंगे, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे हर एक स्टूडेंट को। सबसे पहले स्टूडेंट को लॉग करवा देते हैं, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स इंडिविजुअली क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो हमारे लिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगी। पर हमें स्टूडेंट नहीं प्रिंट करवाना, हमें स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करवाने हैं, तो लिख देंगे स्टूडेंट डॉट मार्क्स, सेव रिफ्रेश। तो अब क्या होंगे, सारे के सारे मार्क्स हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जनरली ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हम फॉर ईच फंक्शन को यूज कर सकते हैं टू एक्सेस द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज।
नेक्स्ट फंक्शन जिसकी हम बात करेंगे ये है हमारा मैप फंक्शन। अब मैप फंक्शन बहुत सिमिलर होता है फॉर ईच फंक्शन के। इनमें डिफरेंस क्या होता है, मैप फंक्शन भी वही सेम हमारे पास एक सिंगल आर्गुमेंट लेता है जो हमारा फंक्शन की डेफिनेशन हो सकती है या फिर उसका नाम हो सकता है। अब फॉर ईच फंक्शन हमारे लिए क्या करता था, हमारे जो भी कॉल बैक जाता था उसके अंदर उसके ऊपर हमारे एक एक करके एलिमेंट्स पर उस फंक्शन को अप्लाई करता था। लेकिन मैप फंक्शन एक एक करके इस फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर हमारे एलिमेंट्स को अप्लाई करता है एंड फिर वहां से जो वैल्यू रिटर्न होती है, मतलब कॉल बैक से एक एक फंक्शन के लिए एक एक एलिमेंट के लिए जो वैल्यू रिटर्न होती है उस वैल्यू को स्टोर करके एक नया एरे बनाता है और इस नए एरे का सेम साइज होता है एज माई ओरिजिनल एरे। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हमने एक नंबर्स नाम का एरे बनाया है जिसके अंदर 4 नंबर्स है 1 2 3 4 एंड इसके ऊपर हमने कॉल किया है num.map। मैप क्या करेगा, अपना एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, ये फंक्शन क्या कर रहा है, हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और ये मैप जो भी रिटर्न वैल्यू होगी उस रिटर्न वैल्यू को एक नए एरे के अंदर स्टोर करवाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम इसे कर देते हैं कॉमेंट आउट एंड अब एक नया एरे क्रिएट करते हैं, लेट num इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। हम सारे के सारे नंबर्स को डबल करने के लिए एक कोड लिखने वाले हैं। तो लेट सपोज हम लिखते हैं लेट डबल, ये डबल हमारा नया एरे बनेगा। कैसे बनेगा, हम नंबर्स के ऊपर कॉल करेंगे अपना मैप फंक्शन। मैप फंक्शन सारे के सारे जो भी हमारे नंबर्स हैं उनके लिए एक एलिमेंट, उन्हें एक एलिमेंट की तरह लेगा इनपुट और फंक्शन के अंदर रिटर्न कर देगा एलिमेंट का डबल। तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा एलिमेंट इंटू 2। इसे कर लेते हैं सेव एंड अब अगर हम डबल को प्रिंट करवाएंगे, रिफ्रेश करके अगर हम डबल को प्रिंट करवाएंगे तो डबल के अंदर एक नया एरे होगा जिसके अंदर 1 2 3 एंड 4 की डबल वैल्यू स्टोर्ड है। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो हर नंबर के स्क्वायर को भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस फंक्शन में रिटर्न करवा देंगे एलिमेंट इनटू एलिमेंट, रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर अब डबल को प्रिंट करवाएं तो उसके अंदर हर नंबर का स्क्वायर है, 1 is 1 का स्क्वायर, 4 is 2 का स्क्वायर, 9 is 3 का स्क्वायर एंड 16 is 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हर नंबर का स्क्वायर भी हमारे पास आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू ये रिटर्न करता है वो हमारे एरे के अंदर या किसी और वेरिएबल में हम स्टोर करवा सकते हैं। अगर ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेट्स सपोज ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इनफैक्ट इस फंक्शन के अंदर कुछ होता ही नहीं है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो उस केस में डबल में क्या प्रिंट होगा, डबल में प्रिंट होगा अनडिफाइंड। मतलब डबल तो क्रिएट होगा और 4 साइज का ये एरे क्रिएट होगा पर उसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज अनडिफाइंड होंगी क्योंकि हमारे कॉल बैक ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। अब हम एक और यूज केस ले सकते हैं अपने कॉल बैक का, यानी यहाँ पर हमने क्या किया है, अपना स्टूडेंट नाम का एरे बनाया हुआ है, यानी जिसके अंदर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। इसे हम स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं एरे का नाम। हम क्या करने वाले हैं, हर स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए एक नया एरे बनाएंगे जीपीए करके। और जीपीए क्या होती है, अगर आपने कॉलेजेस के अंदर सुना हो, जीपीए इज बेसिकली 1 से लेकर 10 तक के बीच में हमें कोई नंबर अलॉट होता है। तो हम परसेंटेज को, जो इनके मार्क्स हैं परसेंटेज की फॉर्म में, उन्हें जीपीए के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक कोड लिखने वाले हैं। तो लेट सपोज हम बनाते हैं लेट जीपीए और जीपीए हमारा एक एरे होगा जिसके अंदर तीनों स्टूडेंट्स की जीपीए कैलकुलेटेड होगी। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स डॉट मैप और मैप के अंदर कॉल बैक की फॉर्म में हम हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए कॉल लगाएंगे और हर इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न। हमें मार्क्स को या परसेंटेज को जीपीए में कन्वर्ट करना होता है तो सिंपली 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम रिटर्न कर देंगे मार्क्स डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर 95 का हो जाएगा 9.5, 94.4 का हो जाएगा 9.4, 92 का हो जाएगा 9.2। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। मार्क्स इज नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा एलिमेंट डॉट मार्क्स। तो एलिमेंट डॉट मार्क्स डिवाइडेड बाय 10, रिफ्रेश। अब अगर हम अपनी जीपीए को प्रिंट करवाएंगे तो जीपीए के अंदर ये 3 वैल्यूज आ गई। फर्स्ट इज 9.5, सेकंड इज 9.44, थर्ड इज 9.2। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे जावास्क्रिप्ट ने 9.44 के लास्ट में 0.1 कैसे ऐड कर दिया और इतना बड़ा कैसे कर दिया इस नंबर को। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसिजन की वजह से होता है। बेसिकली जब मशीन के अंदर डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, सारे के सारे बेस 2 में होते हैं, यानी बाइनरी फॉर्म में होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में। और उनका फिर कन्वर्जन होता है बेस 10 में। बेस 10 यानी नॉर्मल नंबर्स जो हमें समझ में आते हैं 1 से लेकर 10 तक जो हमारे नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर जब भी हमारे डेसिमल्स इन्वॉल्व होते हैं उस केस में जब बेस 2 के अंदर हमारा डिवीजन होता है और फिर उसको 10 में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ कुछ एरर्स आ जाते हैं। यानी ये एक छोटा सा एरर इसको हम कह सकते हैं, ये फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसिजन की वजह से होता है। इसे अभी के लिए हम इग्नोर कर देते हैं, इतना कोई मतलब अलग सी चीज़ नहीं है। बस थोड़ा सा हम ये समझ सकते हैं मशीन में अलग तरीके से डिवीजन होता है, ह्यूमंस अलग तरीके से डिवीजन करते हैं, इसीलिए इस तरीके की चीज़ हमें देखने को मिलती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब ये हमारे सारे के सारे जो हुए जीपीएज आ गए एंड कैसे आए, हमारे डॉट मैप फंक्शन की फॉर्म में आए जिसने एक जीपीए एरे को क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट फंक्शन जिसकी हम बात करेंगे ये है हमारा फिल्टर फंक्शन।
फिल्टर फंक्शन क्या करता है, अगर हमारे पास फिल्टर फंक्शन का फॉर्मेट वही रहता है, यानी हम एरे डॉट फिल्टर लिखते हैं, उसके अंदर हम कोई कॉल बैक पास करते हैं और फिल्टर फंक्शन हमें एक नया एरे रिटर्न करके दे देता है। ये फंक्शन हमें जो भी हमारी वैल्यूज होती हैं उन वैल्यूज के लिए जब हम कोई भी कॉल बैक है, यानी ये वाला फंक्शन जब इसे रन करेंगे, ये एक एरो फंक्शन है, जब इसे रन करेंगे तो अगर आउटपुट में यानी कॉल बैक अगर हमें आउटपुट में ट्रू दे देता है तो फिर हम क्या करते हैं, अपने एलिमेंट को हम अपने न्यू एरे के अंदर ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर कॉल बैक आउटपुट के अंदर फॉल्स देता है तो हम एलिमेंट को अपने न्यू एरे के अंदर ऐड नहीं करते। तो बेसिकली ये जो नया एरे फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है डिपेंडिंग अपॉन कि फिल्टर के अंदर हमने क्या फिल्टर लगाया हुआ है अपने कॉल बैक फंक्शन के अंदर। अगर वो कॉल बैक फंक्शन हमें ट्रू दे देता है तो उस केस में एलिमेंट ऐड हो जाता है, अगर ट्रू नहीं देता तो उस केस में एलिमेंट हमारा रिजेक्ट हो जाता है। अब इसके लिए एक बार हम एक फंक्शन लिखने वाले हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हम एक एरे बनाते हैं, लेट नंबर्स नाम का हमने एक एरे बनाया जिसके अंदर हम कोई भी मल्टीपल वैल्यूज जो हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। 10, 12, 11 इस तरीके की हमने बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर लिया। अब इस नंबर्स एरे के लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास एक और नया एरे आ जाए जिसके अंदर हम सारे के सारे इवन नंबर्स को फिल्टर कर ले। तो लेट आंसर इज इक्वल टू, हम इसके ऊपर अपना फिल्टर वाला फंक्शन लगा सकते हैं, फिल्टर, जिसके अंदर हम कॉल बैक पास कर देंगे फॉर आवर एलिमेंट। और ये कॉल बैक क्या करेगा, ये कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है कि कोई भी नंबर ऑड है या इवन है। हम चाहते हैं आंसर के अंदर सारे के सारे इवन नंबर्स आ जाए, तो उसके लिए हम रिटर्न कर सकते हैं एलिमेंट मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। ये हमारी इवन नंबर चेक करने की कंडीशन होती है। तो जो भी नंबर इवन होगा वो एलिमेंट मॉड्यूलो 2 के लिए क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर रिटर्न करेगा 0। तो उसके लिए ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगी, ट्रू रिटर्न करेगी। तो सारे के सारे इवन नंबर्स के लिए ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी एंड सारे के सारे ऑड नंबर्स के लिए ये जो हमारी कंडीशन है ये फॉल्स रिटर्न करेगी। तो हमारे फाइनल आंसर के अंदर क्या स्टोर होगा, फाइनल आंसर के अंदर सारे के सारे इवन नंबर स्टोर होकर आ जाएंगे इस नंबर्स वाले एरे के। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश, आंसर को प्रिंट करेंगे तो नोटिस करेंगे सारे के सारे इवन नंबर्स हमारे पास स्टोर होकर आए हैं। ऐसे ही अगर हमें सिर्फ ऑड नंबर्स चाहिए तो कंडीशन को कुछ नहीं करना, सिर्फ रिवर्स कर देना है, या यहाँ पर हम नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0, सेव, रिफ्रेश। अब आंसर के अंदर सारे के सारे ऑड नंबर्स हमारे पास आ गए। अगर हमें सारे वो नंबर चाहिए जिनकी वैल्यू 5 से छोटी है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशन को चेंज करके कर सकते हैं एलिमेंट लेस देन 5, सेव, रिफ्रेश। अब जो आंसर होगा उसके अंदर सारे के सारे वो नंबर्स आ जाएंगे जिनकी वैल्यू 5 वाले नंबर से छोटी है। तो इस तरीके से किसी भी वैल्यू के बेसिस पर, अगर हम किसी भी कंडीशन के बेसिस पर फिल्टर लगाना चाहते हैं हर एक एलिमेंट पर, और जो भी फिल्टर पास करता है वो आंसर में आ जाए, जो फिल्टर पास नहीं करता वो आंसर में ना आए, तो उसके लिए हम डॉट फिल्टर वाला ये फिल्टर मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने एवरी मेथड की। एवरी मेथड क्या करता है, एवरी मेथड जिस भी एरे के ऊपर अप्लाई होता है वो उसके अंदर एक कंडीशन पास करता है इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशन या फिर नेम। और ये फंक्शन क्या करता है, ये कॉल बैक, ये दो वैल्यूज रिटर्न करता है, या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा कॉल बैक, या फिर ये कॉल बैक हमारा फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करेगा। और एवरी फंक्शन चेक करता है कि अगर सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए, फॉर द ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे, अगर हमारा कॉल बैक ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है तो फिर हमारा एवरी मेथड भी ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर एक भी एलिमेंट के लिए अगर हमारे कॉल बैक ने फॉल्स वैल्यू रिटर्न की तो हमारा एवरी मेथड फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। मतलब एवरी दो ही वैल्यूज रिटर्न करता है, या तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। पर ट्रू और फॉल्स होने के लिए हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स का ट्रू होना जरूरी है। अगर एक भी एलिमेंट फॉल्स हो गया मतलब हमारा आंसर फॉल्स होने वाला है। ये बेसिकली इट इज वेरी सिमिलर टू लॉजिकल एंड ऑपरेटर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर हम एक एरे बनाते हैं, हमने एक एरे बनाया 1 2, ऐसे क्लियर कर लेते हैं। हम एक एरे बनाते हैं, हमने एक एरे बनाया 2 4 एंड 6। अब इस एरे के अंदर सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। इस एरे के लिए हम एवरी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। एवरी फंक्शन के लिए अंदर क्या होगा, हम एक कॉल बैक पास करेंगे जो हमारे हर एक एलिमेंट पर काम करेगा, और ये एरो फंक्शन की फॉर्म में हमने पास किया। और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा इफ एलिमेंट मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर एलिमेंट 2 का मल्टीपल है तो उस केस में
हमें ट्रू रिटर्न करना है, यानी इवन नंबर्स के लिए हम ट्रू रिटर्न करेंगे, ऑड नंबर्स के लिए फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर इवन नंबर्स हैं, तो जब हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास ट्रू आएगा। अगर हम यहाँ पर एक और इवन नंबर ऐड कर देते हैं, लेट्स सपोज हमने 8 ऐड किया, तो भी हमारे पास ट्रू आएगा। लेकिन अगर इस एरे के अंदर हमने एक भी ऑड नंबर ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो हमारे पास आंसर में फॉल्स रिटर्न होकर आएगा। तो एवरी वाला जो ये मेथड होता है, ये ट्रू तभी रिटर्न करता है जब सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए हमारे पास ट्रू आता है। वैसे ही हम यहाँ पर ऑड की कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर ऑड नंबर्स के लिए चेक किया, यहाँ कर दिया नॉट इक्वल टू, तो उस केस में क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे नंबर्स ऑड नहीं है तो हमें फॉल्स देगा। पर इस एरे के अंदर सारे के सारे नंबर्स को अगर ऑड बना दें, 3 कर दें, यहाँ 5 कर दें, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करके दे देगा। अब जैसा हमारे पास एवरी फंक्शन होता है, वैसा ही हमारे पास सम फंक्शन होता है। जैसे एवरी लॉजिकल एंड की तरह होता है, वैसे सम हमारा लॉजिकल और की तरह होता है। सम भी 2 ही वैल्यूज रिटर्न करता है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट फंक्शन जिसे हम पढ़ने वाले हैं, ये है हमारा रिड्यूस फंक्शन या रिड्यूस मेथड। रिड्यूस मेथड क्या करता है? इट रिड्यूसेस द एरे टू अ सिंगल वैल्यू। यानी अगर हमारे एरे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो रिड्यूस मेथड हमें लास्ट में एक सिंगल वैल्यू ही देता है। जैसे हमारा सम वाला मेथड हमने देखा, या हमारा एवरी वाला मेथड हमने देखा, सम भी लास्ट में हमें एक ही वैल्यू देता है, या तो वो वैल्यू ट्रू हो सकती है या वो वैल्यू फॉल्स हो सकती है। एवरी भी हमें लास्ट में एक ही वैल्यू देता है, या वो वैल्यू ट्रू हो सकती है या फिर वो वैल्यू हमें फॉल्स दे सकता है। वैसे ही हमारा रिड्यूस फंक्शन होता है, रिड्यूस मेथड, जो हमें लास्ट में एक ही सिंगल वैल्यू देता है, पर वो बूलियन वैल्यू नहीं होती, वो हमारी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हम अपने रिड्यूसर फंक्शन के अंदर किस तरीके का लॉजिक लिखते हैं। यानी हम डिसाइड करते हैं कि हमारी जो फाइनल वैल्यू होनी चाहिए वो क्या वैल्यू होगी। हम रिड्यूस मेथड के अंदर किस बेसिस पर रिडक्शन होना चाहिए, मतलब सारी की सारी वैल्यूज से हम एक फाइनल वैल्यू कैसे निकालें एरे की, उसका जो लॉजिक होता है, उस लॉजिक जो फंक्शन में लिखा होता है उसको हम रिड्यूसर फंक्शन कहते हैं। यानी जिस फंक्शन के अंदर रिड्यूस करने का लॉजिक होता है उसको हम रिड्यूसर फंक्शन कहते हैं। और उस फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। एक आर्ग्यूमेंट को हम एक्यूमुलेटर कहते हैं, दूसरे आर्ग्यूमेंट को हम एलिमेंट कहते हैं। बेसिकली एरे के हर एक एलिमेंट को हम इस एलिमेंट वेरिएबल के अंदर पास करेंगे। जनरली अभी तक जो हम एलिमेंट वेरिएबल यूज करते आए हैं उसके लिए हम EL लिख देते हैं। इसको हम कुछ और भी नाम दे सकते हैं, हम इसको A नाम भी दे सकते हैं, B नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने एलिमेंट वाले वेरिएबल को। एंड दूसरा वेरिएबल होता है हमारे पास हमारा एक्यूमुलेटर वेरिएबल। इस वेरिएबल को भी हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, रिजल्ट भी दे सकते हैं, आंसर भी दे सकते हैं, ABCD कुछ भी नाम दिया जा सकता है, पर इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटर है। हमारा रिड्यूस फंक्शन बेसिकली वर्क कैसे करता है कि अगर हमने कोई भी एरे बनाया है, लेट्स सपोज हमने 1 2 3 3 नंबर्स का कोई भी एरे बनाया और इन तीनों नंबर्स पर हमने क्या किया, इस एरे के लिए रिड्यूस फंक्शन को कॉल किया, तो फर्स्ट टाइम हमारे पास कोई भी एक्यूमुलेटर होगा और हमारे पास एलिमेंट होगा। अब जो भी हमने एक्यूमुलेटर वेरिएबल बनाया है, ये क्या करेगा, इस एलिमेंट के बेसिस पर हम एक्यूमुलेटर की कोई वैल्यू सेट करेंगे। उसके बाद सेकंड टाइम जब हम अपने एलिमेंट और अपने एक्यूमुलेटर को यूज करेंगे, तो एलिमेंट इस एक्यूमुलेटर के अंदर हमारे पुराने एक्यूमुलेटर की वैल्यू आएगी जो हमने पिछली बार रिटर्न की थी या सेट की थी। तो इस बार सेकंड टाइम जो हमारा एक्यूमुलेटर बनेगा, ये जो फंक्शन फर्स्ट टाइम में फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो फंक्शन रन करेगा, ये किसी वैल्यू को रिटर्न करेगा। यही रिटर्न्ड वैल्यू इस एक्यूमुलेटर के लिए इनिशियलाइजेशन बनेगी, यानी इस एक्यूमुलेटर के अंदर पिछली बार की रिटर्न्ड वैल्यू आएगी। उसके बाद जब हम थर्ड टाइम कॉल लगाएंगे तो दोबारा से 2 हमारे पास वेरिएबल्स बनेंगे, एक्यूमुलेटर और एलिमेंट। तो इस बार सेकंड टाइम जो फंक्शन कॉल ने रिटर्न की होगी वैल्यू, वही इस एक्यूमुलेटर के अंदर आकर स्टोर हो जाएगी। एंड फाइनल जो आंसर आएगा, फाइनल जो वैल्यू आएगी, वो थर्ड वाली रिटर्न की वजह से आएगी। तो जो थर्ड टाइम जो रिटर्न होगा, ये फाइनली हमारी रिड्यूस्ड वैल्यू होगी, यानी रिडक्शन वैल्यू। तो होने क्या वाला है, हमारे पास कोई भी अगर एरे होता है, जैसे लेट्स सपोज 3 साइज का एरे है, उसके लिए अगर हमने रिड्यूस फंक्शन को कॉल किया तो वो एक एक करके एलिमेंट्स के लिए वो रिड्यूस फंक्शन कॉल होगा। सबसे पहले रिड्यूस फंक्शन कॉल होगा इस 1 के लिए, रिड्यूस फंक्शन यानी रिड्यूस फंक्शन के अंदर जो रिड्यूसर फंक्शन है विच इज बेसिकली आर कॉल बैक। तो कॉल बैक सबसे पहले 1 के लिए कॉल होगा। 1 के लिए कॉल होगा तो एलिमेंट के अंदर 1 आकर स्टोर हो जाएगा और कुछ एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी। अब एक्यूमुलेटर और एलिमेंट को मिलाकर कोई हम वैल्यू रिटर्न करेंगे, ये रिटर्न्ड वैल्यू नेक्स्ट लेवल के एक्यूमुलेटर में जाएगी। मतलब जब 2 के लिए फंक्शन की कॉल होगी तो 2 जब एलिमेंट बनेगा तो उसके एक्यूमुलेटर में 1 की रिटर्न्ड वैल्यू आकर स्टोर होगी। अब ये दोनों मिलकर कुछ लॉजिक करेंगे एंड ये
ये भी कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे। उसके बाद जब 3 के लिए फंक्शन कॉल होगा तो एलिमेंट के अंदर 3 आएगा एंड एक्यूमुलेटर के अंदर पुराने फंक्शन की रिटर्न वैल्यू आएगी। उसके बाद ये दोनों मिलकर कुछ लॉजिक परफॉर्म करेंगे और किसी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। अब ये जो फाइनल वैल्यू रिटर्न होती है यही हमारे रिड्यूस फंक्शन की फाइनल वैल्यू होती है जो प्रिंट की जाती है किसी भी एरे के लिए। इसको बहुत आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है फर्स्ट टाइम लॉजिक, पर इसको एक बार हम करके देखेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम क्या करने वाले हैं, एक 1 2 3 4 नाम का हमने एरे बनाया है, उसके लिए रिड्यूस फंक्शन को कॉल करेंगे। और ये फंक्शन क्या करता है, इस फंक्शन के अंदर ये हमारा रिडक्शन फंक्शन है, बेसिकली हमारा एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल्स हमें लेने हैं, एक एक्यूमुलेटर एक एलिमेंट। एलिमेंट के लिए हमने EL वेरिएबल ले लिया और एक्यूमुलेटर का नाम हमने रख दिया रिजल्ट। बेसिकली रिजल्ट क्या है, फाइनल वैल्यू है। ऊपर वाले लेवल्स की हम फाइनल वैल्यू इस रिजल्ट के अंदर स्टोर करते रहेंगे। ये फंक्शन रिजल्ट के अंदर ऐड करके हमारे एलिमेंट को रिटर्न कर देता है। मतलब फंक्शन से रिटर्न क्या हो रहा है, रिजल्ट प्लस एलिमेंट। इसको एक बार हम करके देखते हैं, इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। हम क्या करेंगे, एक नंबर्स नाम का एरे बनाएंगे। इतने पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को कर लेते हैं हम कॉमेंट आउट। यहाँ पर एक नंबर्स नाम का एरे बनाते हैं जिसके अंदर 4 नंबर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। अब 4 नंबर्स हैं। अब नंबर्स के लिए हमने कॉल किया नंबर्स डॉट रिड्यूस। नंबर्स डॉट रिड्यूस की जो भी वैल्यू आई, लेट फाइनल वैल्यू इसे हम कह लेते हैं, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू दिस। इसके अंदर अब हमें कोई रिडक्शन फंक्शन पास करना है, वो हमारा एरो फंक्शन हम रखने वाले हैं। अब यहाँ हमें पता भी चल रहा है कॉल बैक एक्सपेक्टेड है, तो इस कॉल बैक के अंदर हम सबसे पहले अपना एक एक्यूमुलेटर लिखेंगे, रिजल्ट है हमारा एक्यूमुलेटर, एंड एक एलिमेंट आएगा। लेट्स सपोज एलिमेंट आता है EL, और ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन हमारे लिए रिटर्न करने वाला है रिजल्ट प्लस एलिमेंट। इसको कर लेते हैं सेव, तो ये रिजल्ट प्लस एलिमेंट रिटर्न करेगा। एंड फाइनली कंसोल डॉट लॉग से हम अपनी वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे, विच इज माई फाइनल वैल्यू। सेव एंड रिफ्रेश, तो फाइनल वैल्यू क्या आई, फाइनल वैल्यू 10 आई। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि रिड्यूस फंक्शन ने काम कैसे किया। अब रिड्यूस फंक्शन के काम करने के लिए अपने एरे को लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 4 साइज का एरे था और हमने कॉल किया अपने नम्स के ऊपर रिड्यूस फंक्शन को। नम्स डॉट रिड्यूस का कोड क्या है, नम्स डॉट रिड्यूस में एक हमारे पास रिजल्ट वेरिएबल है, एक हमारे पास एलिमेंट वेरिएबल है, और ये फंक्शन रिटर्न करता है रिजल्ट प्लस एलिमेंट को। इतना पार्ट हमारे कोड का पार्ट हो जाता है। एंड फाइनली प्रिंट होकर क्या आया, फाइनली हमारे पास फाइनल वैल्यू जो हमने स्टोर करा ली, मतलब इसे कर देते हैं राइट साइड में, एंड यहाँ पर हमने एक फाइनल वैल्यू है जिसे स्टोर करा लिया अपने फाइनल कीवर्ड में। हमें पता है हमारा आउटपुट आया 10। अब उस आउटपुट को एक बार एनालाइज करते हैं कि कैसे आया। सबसे पहले जैसे ही नम्स डॉट रिड्यूस कॉल हुआ, सबसे पहले हमारे 1 के लिए कॉल होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए एक एक करके कॉल होगा। तो शुरुआत में जो हमारा रिजल्ट वेरिएबल है इसके अंदर 0 होगा। हर वेरिएबल के अंदर बाय डिफॉल्ट शुरुआत में एक 0 वैल्यू होगी, या एक नल वैल्यू होगी, या खाली वैल्यू होगी। और एलिमेंट के लिए हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 1, यानी 1 हमारा एलिमेंट है। तो फंक्शन क्या पास करेगा, फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन हमारे लिए रिटर्न करेगा रिजल्ट प्लस एलिमेंट। तो रिजल्ट प्लस एलिमेंट, अब 1 के अंदर जब 0 को ऐड करेंगे तो क्या रिटर्न होगा, 1 वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम दोबारा से जब ये रिजल्ट फंक्शन या रिजल्ट वेरिएबल यहाँ पर फॉर्म होगा तो रिजल्ट के अंदर क्या आएगा, पुराने वाली वैल्यू आएगी। पुराने वाली वैल्यू 1 थी। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, हमारा सेकेंड एलिमेंट यानी 2, तो 2 के लिए इस बार कॉल जाएगी। तो इस बार जब कॉल जाएगी तो रिजल्ट प्लस एलिमेंट दोबारा से रिटर्न होगा। रिजल्ट प्लस एलिमेंट यानी 1 + 2, इस बार रिटर्न होगा 3। अब 3 तो रिटर्न हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कॉल जाएगी 3 के लिए। 3 की जब कॉल जाएगी तो उसमें रिजल्ट की जगह हमारे पास ये पुराना आउटपुट आएगा। पुराना जो भी रिटर्न वैल्यू थी वो एक्यूमुलेटर यानी रिजल्ट के पास जाके स्टोर हो जाएगी। एंड इस बार कॉल किसके लिए गई, 3 वाले एलिमेंट के लिए। अब ये क्या रिटर्न करेगा, दोबारा से रिटर्न करेगा रिजल्ट प्लस एलिमेंट। रिजल्ट प्लस एलिमेंट यानी 3 + 3 मतलब 6, तो इसने 6 रिटर्न किया। उसके बाद नेक्स्ट कॉल जाएगी हमारे 4 के लिए। इस बार पुरानी जो वैल्यू है वो रिजल्ट के अंदर आ जाएगी यानी 6। एंड करंट एलिमेंट क्या है, करंट एलिमेंट है 4। तो इस बार दोनों का एक्यूमुलेशन यानी दोनों का रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट प्लस एलिमेंट यानी 6 + 4 विच इज इक्वल टू 10। और फाइनली ये वैल्यू कहाँ पर रिटर्न होकर जाएगी, ये वैल्यू रिटर्न होकर जाएगी हमारे फाइनल वैल्यू वेरिएबल के अंदर, जो कि प्रिंट करवा देगा हमारे लिए 10। अब हर बार यही वैल्यू कैलकुलेट हो रही है क्या, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। हम अपने इस रिडक्शन फंक्शन के अंदर रिटर्न करवाने से पहले क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। रिटर्न करवाने से पहले हम किसे प्रिंट करवा लेंगे, हम कंसोल डॉट लॉग करके अपने रिजल्ट को प्रिंट करवा लेंगे। इसे कर लेते हैं सेव
एंड यहाँ पर अब हमें रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। रिटर्न रिजल्ट प्लस एलिमेंट, सेव कर लेते हैं इसे, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो क्या प्रिंट हुआ, सबसे पहले जो हमारे रिजल्ट की वैल्यू थी वो प्रिंट हुई है 1, सेकेंड टाइम में 3, थर्ड टाइम में 6 एंड फोर्थ टाइम में हमारे पास आई है वो वैल्यू 10। यही सेम सीक्वेंस यहाँ फॉलो हुआ कि पहले रिजल्ट 1 था, फिर रिजल्ट 3 था, फिर रिजल्ट 6 था एंड लास्ट में हमारे पास जो रिजल्ट की वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 10। अब वैसे तो यहाँ पर रिजल्ट एग्जैक्टली हमारी एम्प्टी वैल्यू को स्टोर नहीं करता, यहाँ पर रिजल्ट कैलकुलेट होने से पहले हमने रिजल्ट की वैल्यू 1 इसलिए हम प्रिंट करवा पाए क्योंकि रिजल्ट फाइनल कंप्यूटेशन के बाद वाली वैल्यू को स्टोर करता है, और फाइनल कंप्यूटेशन के बाद जब 1 को हमने एक एम्प्टी वैल्यू के साथ एक तरीके से ऐड किया होगा तो 1 ही आएगा फाइनल आंसर, इसीलिए हम रिजल्ट को पहले ही जो है प्रिंट करवा पाए। तो इसीलिए रिजल्ट को हम यूज करते हैं एज आर एक्यूमुलेटर। और बेसिकली ये लॉजिक किस चीज का है, ये लॉजिक जो हमने यहाँ पर बिल्ड किया है इस कॉल बैक की फॉर्म में, ये लॉजिक है एरे के सारे एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट करने का लॉजिक। अगर हम यहाँ पर नोटिस करेंगे फाइनल वैल्यू जो 10 आई है वो क्या है, वो 1 2 3 4 का सम है। ये console.log को अगर हम हटा दें एंड यहाँ पर अगर हम बहुत सारे एलिमेंट्स रख लें, 6 7 तक हम चले गए, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये 28 क्या है, यहाँ पर 28 इज एक्चुअली द सम ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर स्टोर्ड इन नम्स। तो ये हमने लॉजिक बिल्ड किया है सारे के सारे नंबर्स को उठाकर उनका सम क्रिएट करने के लिए। पर हर बार हम सम क्रिएट नहीं करते, हम और भी काफी सारी चीजें कर सकते हैं यूजिंग द रिड्यूस मेथड। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, रिड्यूस मेथड को यूज करके हम एक फंक्शन बनाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे जो हमारे एरे में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता है। वैसे तो इस प्रोग्राम को बनाना यूजिंग अ सिंपल लूप बहुत ही आसान होगा। किसी भी एरे का अगर हमें मैक्सिमम निकालना होता है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल से शुरुआत कर सकते हैं। पहले तो एक एरे बना लेते हैं। लेट्स सपोज हमने कोई भी एरे बनाया है जिसके अंदर हमने रैंडम नंबर्स को स्टोर कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब इसका मैक्सिमम अगर हमें निकालना है तो हमें एक मैक्सिमम वेरिएबल ले सकते हैं जिसकी शुरुआत हम -1 के साथ कर सकते हैं, 0 के साथ कर सकते हैं, और फिर हम एक लूप चला सकते हैं। लूप के अंदर क्या करेंगे, हम इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। हर बार हम कर देंगे i को ++ एंड मैक्सिमम इज इक्वल टू, अगर मैक्सिमम की वैल्यू छोटी हो जाती है हमारे एरे ऑफ i से तो उस केस में मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे टू एरे ऑफ i। बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है कि मैक्सिमम हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम के अंदर लार्जेस्ट वैल्यू है, और अगर किसी भी इंडेक्स पर कोई भी ऐसी वैल्यू है जो मैक्सिमम से भी बड़ी है तो उस केस में मैक्सिमम अपडेट हो जाएगा, मैक्सिमम के अंदर उस इंडेक्स की आकर वैल्यू स्टोर हो जाएगी और लास्ट में हम अपने मैक्सिमम एलिमेंट को प्रिंट करवा देंगे। ये लॉजिक होता है एक लूप की फॉर्म में अपने मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करने का। इसे सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे एरे के अंदर 9 है, और ये 9 हमारे पास आकर प्रिंट हो गया। अब इसी सेम लॉजिक को एक और दूसरा करने का तरीका हो सकता है कि हम इसे करें विद द हेल्प ऑफ आर रिड्यूस फंक्शन। रिड्यूस फंक्शन के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरे डॉट रिड्यूस एंड इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो हमें हमारा मैक्सिमम दे देगी। एरे डॉट रिड्यूस में हम 2 वेरिएबल्स को पास करेंगे, एक होगा हमारा मैक्सिमम यानी जिसके अंदर हमारी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो रही है। इसे सेम नाम देने की जगह थोड़ा सा हम आंसर नाम दे सकते हैं, नहीं तो अगर हम सेम नाम दें जो भी चलेगा। क्यों चलेगा, 2 बार वेरिएबल कैसे डिफाइन करा रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन स्कोप का वेरिएबल है और ये मैक्सिमम हमारा ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल है। इसके अंदर हम 2 एलिमेंट्स पास करेंगे, मैक्सिमम एंड एलिमेंट। ये एलिमेंट तो हमारा एक एक करके हमारे एरे की वैल्यूज के लिए यूज होगा, एंड ये मैक्सिमम क्या है, ये हमारा एक्यूमुलेटर है जो पुराने वाले लेवल की फाइनल वैल्यू को स्टोर करेगा। फाइनल वैल्यू का लॉजिक कैसे आएगा, हम हमेशा देख लेंगे कि अगर हमारे मैक्सिमम की वैल्यू एलिमेंट की वैल्यू से छोटी है तो उस केस में हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपने एलिमेंट की वैल्यू, और अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में यानी एल्स में हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपने मैक्सिमम की वैल्यू। तो बिल्कुल सेम लॉजिक है, यानी यही वाला लॉजिक है, बस इसमें हम रिटर्न स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं और लास्ट में जाकर हम प्रिंट करवा देंगे अपने मैक्सिमम को। console.log मैक्सिमम, सेव एंड रिफ्रेश। तो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम आया नंबर 9। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम नंबर 11 भी लिख देते, सेव रिफ्रेश, तो इस बार मैक्सिमम वैल्यू आ जाती हमारे पास नंबर 11। तो क्या लॉजिक हुआ, लॉजिक ये हुआ कि एक एक करके एलिमेंट्स के लिए उनका मैक्सिमम जो है वो कंपेयर हो रहा है। अगर इसे बहुत छोटी टर्म्स में देखना है तो इसे ऐसे देख सकते हैं, लेट्स सपोज हमने एक नंबर्स नाम का एरे बनाया 1 2 3। इसके लिए अब हम अपना फंक्शन कॉल करते हैं रिड्यूस फंक्शन, जो मैक्सिमम कैलकुलेट करता है। शुरुआत में हमारा जो मैक्सिमम है, एक हमारे पास मैक्सिमम होगा, एक हमारे पास एलिमेंट होगा। एक मैक्सिमम है, एक एलिमेंट है। शुरुआत में मैक्सिमम की वैल्यू हम 0 एज्यूम कर लेते हैं, -1, कुछ भी, मतलब कोई वैल्यू नहीं है शुरुआत में मैक्सिमम की, और हमारे एलिमेंट की वैल्यू है शुरुआत में 1 के इक्वल।
तो एलिमेंट 1 के इक्वल है। दोनों क्या कैलकुलेट करके वैल्यू रिटर्न करेंगे, अगर एलिमेंट बड़ा है तो एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा, अगर मैक्सिमम बड़ा है तो मैक्सिमम रिटर्न हो जाएगा। तो जो एलिमेंट बड़ा है वो रिटर्न होगा। क्या बड़ा है यहाँ पर 0 और 1 में से 1 रिटर्न हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट कॉल जाएगी 2 के लिए। इस बार मैक्सिमम के अंदर क्या स्टोर होगा, पुराने वाली रिटर्न वैल्यू यानी 1, और एलिमेंट के अंदर स्टोर होगा 2। दोनों क्या रिटर्न करेंगे, जो बड़ा है वो रिटर्न करेंगे, यानी दोनों मिलकर रिटर्न करेंगे हमारे पास 2। अब नेक्स्ट कॉल जाएगी 3 के लिए। अब 3 की कॉल में लास्ट वाले लेवल ने जो रिटर्न किया 2, एंड इस बार हमारे पास हो गया 3। 2 और 3 मिलके क्या रिटर्न करेंगे, जो बड़ा है वो रिटर्न करेंगे, यानी 3 रिटर्न करेंगे। तो फाइनल आंसर में 3 आ गया। मान लेते हैं अगर इस एरे के अंदर एक और एलिमेंट होता है, लेट्स सपोज यहाँ पर होता है हमारे पास दोबारा से 1, तो 1 के केस में क्या होता है, हम एक और कॉल लगाते, अगली वाली कॉल में जो एक्यूमुलेटर है वो 3 स्टोर करता, क्योंकि पुरानी वैल्यू हमारी यहाँ पर आकर स्टोर हो जाती है, एंड एलिमेंट में क्या आता है, एलिमेंट में आता 1। अब इन दोनों का मैक्सिमम रिटर्न होता है। मैक्सिमम क्या है, 3 और 1 में से 3 मैक्सिमम है हमारे पास, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 3। तो फाइनल आंसर हमारे पास जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3। तो इस केस में हमारे पास 3 प्रिंट होगा। उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर नम्स के अंदर सिर्फ अगर लिख दें 1 2 3 एंड 1, सेव एंड रिफ्रेश, तो आंसर में हमारे पास आएगा 3। अब हम सॉल्व करने वाले हैं अपना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। सबसे पहले का सवाल कहता है, चेक इफ ऑल नंबर्स इन आवर एरे आर मल्टीपल्स ऑफ 10 और नॉट। यानी हमारे एरे के अंदर जितने भी नंबर्स हैं क्या वो सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ 10 हैं या नहीं है, उसके लिए हमें चेक करना है। तो जब भी सारे नंबर्स को चेक करना है कि ऑल नंबर्स है या नहीं, तो उसके लिए हम अपने एवरी मेथड को यूज कर सकते हैं। अब नंबर कोई भी मल्टीपल ऑफ 10 है या नहीं, उसकी क्या कंडीशन होती है, हम किसी भी नंबर के लिए चेक करना चाहते हैं अगर वो मल्टीपल ऑफ 10 है या नहीं, तो उसके लिए हम रिमाइंडर 10 से चेक कर सकते हैं कि 10 से रिमाइंडर उसका 0 आ रहा है या नहीं। अगर सारे के सारे नंबर्स इसके लिए ट्रू रिटर्न करेंगे, मतलब सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ 10 है। अगर एक भी ट्रू रिटर्न नहीं करेगा तो उसका मतलब सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ 10 नहीं है। उसका लॉजिक लिखते हैं। हम एक एरे बना सकते हैं, लेट नम्स इज इक्वल टू, इसके अंदर 10 20 30 एंड 40 को स्टोर कराते हैं, एंड अपनी कंडीशन लिखते हैं नंबर्स डॉट लेट आंसर इज इक्वल टू नंबर्स डॉट एवरी। एवरी के अंदर हम अपना कॉल बैक डिफाइन कर सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए हम रिटर्न करना चाहते हैं एलिमेंट मॉड्यूलो 10 इक्वल टू 0, एंड लास्ट में हम प्रिंट करवा लेंगे अपने आंसर को। आंसर अगर ट्रू हुआ तो मतलब सारे के सारे हमारे मल्टीपल्स ऑफ 10 है, फॉल्स हुआ तो सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ 10 नहीं है। तो यहाँ पर रिफ्रेश कर लेंगे, रिफ्रेश करने पर ट्रू आ गया। ट्रू का मतलब ये सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ 10 है, पर इसके अंदर अगर हमने एक भी नंबर ऐसा लिख दिया जैसे 5 मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, उसके इसमें रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर में फॉल्स। इस तरीके से किसी भी नंबर के साथ मल्टीपल्स कितने हैं उसको हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि क्रिएट अ फंक्शन टू फाइंड द मिनिमम नंबर इन एन एरे। यानी ये फंक्शन क्या करेगा, किसी भी एरे के अंदर मिनिमम नंबर को फाइंड आउट करेगा। जैसे हमने मैक्सिमम को फाइंड आउट किया था वैसे ये मिनिमम को फाइंड आउट करेगा। तो इस फंक्शन के अंदर हम अपने रिड्यूस मेथड को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मली किसी भी एरे के लिए मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए हम अपना रिड्यूस मेथड यूज करके देखते हैं। लेट मिनिमम इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं नंबर्स डॉट मिनिमम, और उसके अंदर हम अपना कॉल बैक लिख देंगे कि मिनिमम लेता है एज आर एक्यूमुलेटर और एलिमेंट ले लेगा, और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा दोनों का मिनिमम, यानी मिनिमम और एलिमेंट में से जो भी मिनिमम होगा उसे रिटर्न करेगा। तो हर बार अगर मिनिमम इज लेस देन एलिमेंट तो उस केस में रिटर्न कर दो मिनिमम को, एल्स हम रिटर्न करवाएंगे एलिमेंट को। इसे कर लेते हैं सेव, एंड लास्ट में कंसोल डॉट लॉग करके हम प्रिंट करवा सकते हैं अपना मिनिमम। सेव एंड रिफ्रेश। तो नंबर्स डॉट मिनिमम इज नॉट अ फंक्शन, नंबर्स डॉट मिनिमम की जगह यहाँ हमें लिखना है रिड्यूस। सेव रिफ्रेश। तो मिनिमम हमारे पास आया है इस नंबर्स एरे के अंदर 5। अब हम चाहें तो इस पूरे लॉजिक को एक फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी सबसे ऊपर हम एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन गेट मिनिमम। गेट मिनिमम के अंदर क्या होगा, गेट मिनिमम के अंदर ये हमारा पूरा का पूरा लॉजिक इंप्लीमेंट होगा। ये एक मिनिमम हम वेरिएबल बनाएंगे, एंड कौन से नंबर्स एरे के लिए, नंबर्स एरे इस फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास होगा। तो गेट मिनिमम के अंदर किसी भी एरे का हम मिनिमम निकाल सकते हैं, और फाइनली हम अपनी मिनिमम वैल्यू को कर देंगे इस फंक्शन से रिटर्न। तो अभी अगर हमारे पास नंबर्स एरे है तो नंबर्स एरे के लिए, ये हमारा नंबर्स एरे है, नंबर्स एरे के लिए हम यहाँ पर गेट मिनिमम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं फॉर आर नंबर्स एरे। तो उससे क्या होगा, नंबर्स एरे का मिनिमम आ जाएगा। और हम चाहें तो गेट मिनिमम को किसी नए एरे के लिए भी कॉल कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4।
इस एरे के लिए हमने अपने गेट मिनिमम को कॉल किया तो आंसर आ गया 1 के इक्वल। वहीं अगर इसी सेम फंक्शन के अंदर हम -1 ऐड कर देते तो आंसर आ गया -1, क्योंकि सबके अंदर हमारा -1 सबसे कम वैल्यू का है। यहीं पर अगर हम -45 कर देते एरे के अंदर, इसी सेम एरे के अंदर, तो आंसर में -45 आ जाता। तो हमने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर दिया जो अपने पैरामीटर में, अपने आर्गुमेंट में एक एरे लेता है, उस एरे के लिए उसकी मिनिमम वैल्यू निकालता है और उस मिनिमम वैल्यू को फिर हमें रिटर्न करके देता है। तो इतना पावरफुल होता है फंक्शंस एंड हमारे एरे मेथड्स का कॉम्बिनेशन। हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं लॉजिकली इन जावास्क्रिप्ट, जिनको हम आगे इंप्लीमेंट करके भी देखने वाले हैं कि इनको एक्चुअल वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करने वाले हैं, इसका नाम है डिफॉल्ट पैरामीटर्स। डिफॉल्ट पैरामीटर्स का काम होता है कि फंक्शंस के अंदर अगर कोई भी आर्गुमेंट है जिसे हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, तो उस डिफॉल्ट वैल्यू को असाइन करने के लिए हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स को यूज करते हैं। अब जनरली जब भी हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हम उसके अंदर कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं और वो वैल्यू बाय ऑर्डर हमारे आर्गुमेंट्स को असाइन हो जाती है। पर अगर हम चाहते हैं कि हमने किसी स्पेसिफिक आर्गुमेंट के लिए कोई भी वैल्यू पास नहीं की तो उसको बाय डिफॉल्ट कुछ अलग ही वैल्यू मिल जाए, तो उसके लिए हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स को यूज करते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमने कोई फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स हैं a एंड b। अब हम चाहें तो इस फंक्शन को 2 वैल्यूज दे सकते हैं। अगर हम फंक्शन को पास करेंगे 1 एंड 3, तो इसका मतलब होगा 1 जो वैल्यू है वो a को असाइन हो जाएगी और 3 जो वैल्यू है वो b को असाइन हो जाएगी। पर अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ a की वैल्यू पास करें, एक बार फंक्शन कॉल को अगर हम सिर्फ 1 पास करें तो ऑटोमेटिकली b जो है बाकी सारे केसेस में 2 की तरफ चला जाए, यानी b को 2 वैल्यू असाइन हो जाए। तो उसके लिए हम सिंपली अपने आर्गुमेंट्स में लिख सकते हैं अपने आर्गुमेंट का नाम इक्वल टू आर डिफॉल्ट वैल्यू। तो इस तरीके से जब भी b की एक्सप्लिसिटली वैल्यू नहीं आएगी तो उस केस में b को हमेशा 2 वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन बनाया है सम नाम से, जिसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स हैं a एंड b, और यहाँ पर हमने b की वैल्यू को 3 रखा है। अब अगर नॉर्मली हम 1 और 5 या इस तरीके की कोई भी 2 वैल्यूज पास कर देते हैं तो वो हमारे वेरिएबल्स को जाकर असाइन हो जाएंगी और इस 3 का कोई मतलब नहीं होगा। पर जिस भी केस में हम सिंगल वैल्यू पास करेंगे उस केस में b की डिफॉल्ट वैल्यू 3 बन जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने क्या किया है, index.html के अंदर app.js में हम अपना फंक्शन बना लेते हैं सम नाम से। अब सम के अंदर हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं a एंड b, और b को हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है 2 के इक्वल, और ये जो फंक्शन है ये रिटर्न करता है सम ऑफ a प्लस b। अब रिफ्रेश करें और अगर हम प्रिंट करवाएं कि अगर 1 और 4 का अगर हम सम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास सही आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 5। इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमारे a वाले आर्गुमेंट को 1 वैल्यू असाइन हुई और b वाले आर्गुमेंट को 4 वैल्यू असाइन हुई। लेकिन अगर हम सिर्फ पास करें सम तो उस केस में भी हमारे पास सही आंसर आएगा, यानी सम को वैल्यू 1 असाइन हुई। जबकि अगर यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती तो उस केस में हमारे पास एरर आ जाता नॉट ए नंबर। नॉट ए नंबर इसलिए आया क्योंकि ये जो b है इसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है या अनडिफाइंड है, और जब हम किसी अनडिफाइंड और किसी एक वैलिड नंबर को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो नॉट ए नंबर आएगा, यानी कुछ भी वैलिड चीज नहीं आएगी, वैलिड नंबर नहीं आएगा। तो इसीलिए जब भी हमारे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर हम चाहते हैं अगर कोई बाद वाला ऐसा आर्गुमेंट हो जिसके अंदर हम कोई वैल्यू पास नहीं करना चाहते, उस केस में हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स को यूज करते हैं। अब एक और चीज है, हम चाहें तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स को स्टार्टिंग वाले नंबर्स में भी रख सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर हमने डिफॉल्ट पैरामीटर्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया तो ये चीज कंप्लीटली वैलिड होगी। पर अगर हमारे पास ऐसा केस होता है जिसमें स्टार्टिंग में डिफॉल्ट पैरामीटर है पर बाद में कोई डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं है, इस तरीके का जो इंप्लीमेंटेशन है ये गलत होता है जावास्क्रिप्ट में। इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम 1 और 3 के लिए कॉल लगाएंगे तो उस केस में तो हमें पता है कि 1 की वैल्यू a में जाकर स्टोर हो जाएगी एंड 3 की वैल्यू b में जाकर स्टोर हो जाएगी, तो आंसर हमारे पास आएगा 4 के इक्वल। लेकिन अगर हम किसी भी केस के लिए सम ऑफ 1 कॉल करते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 1 की वैल्यू a को जाकर असाइन हो जाएगी और b अभी भी अनडिफाइंड रहेगा। यानी जितने भी पैरामीटर्स की वैल्यू असाइन होती है ये बाय ऑर्डर होती है। अगर यहाँ पर हमने सिंगल पैरामीटर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जावास्क्रिप्ट अज्यूम करेगा कि a के पास तो डिफॉल्ट वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू हम b को जाकर असाइन कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जो 1 वाली वैल्यू है ये हमेशा फर्स्ट पैरामीटर यानी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट a को ही जाकर असाइन होगी। इसीलिए सेकेंड केस में हमारे पास अनडिफाइंड या नॉट अ नंबर प्रिंट होकर आएगा। इसे करते हैं रिफ्रेश एंड इनफैक्ट इन दोनों लाइंस को एक बार कॉपी करके कर लेते हैं यहाँ पेस्ट। फर्स्ट लाइन के लिए हमारे पास वैलिड आंसर आएगा जबकि सेकेंड लाइन के लिए हमारे पास
नॉट अ नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 1 है ये a को जाकर असाइन हुआ एंड अभी भी b की वैल्यू जो है अनडिफाइंड है। इसीलिए कोशिश करनी है जब भी हमारे पास फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट पैरामीटर्स हमें यूज करने हैं, उन्हें हमेशा एंड में यूज करना है। स्टार्टिंग में डिफॉल्ट पैरामीटर्स को हम नहीं लिखते। लेट्स सपोज हमें a को ही डिफॉल्ट पैरामीटर बनाना है, तो a को हम कोशिश करेंगे कि हम b के बाद ही a को लिख रहे हो। इन केस हम सिर्फ नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर्स की वैल्यूज पास करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम जावास्क्रिप्ट में बात करने वाले हैं स्प्रेड के कॉन्सेप्ट की। स्प्रेड होता है टू एक्सपैंड एन इटरेबल इनटू मल्टीपल वैल्यूज। इटरेबल का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसी कोई भी चीज जिसको हम आइटरेट कर सकते हैं या इटरेट कर सकते हैं, कैसे भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। आइटरेट किसी भी चीज को करने का मतलब होता है कि उसके ऊपर हम लूप चला सकते हैं और एक एक करके उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। कौन कौन से इटरेबल्स पढ़े हैं हमने जावास्क्रिप्ट में? इसके इटरेबल्स के कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे हमारे जो एरेज होते हैं वो इटरेबल्स होते हैं, क्योंकि एरे के एक एक एलिमेंट पर जाकर हम उनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। हमारी जो स्ट्रिंग्स होती है वो भी इटरेबल्स होती हैं, क्योंकि एक एक जाकर उनके कैरेक्टर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इन इटरेबल्स को जब हमें स्प्रेड करना होता है, किसी भी चीज को स्प्रेड करने का मतलब होता है उस चीज को फैलाना, यानी जब हमें किसी भी इटरेबल की वैल्यू को एक्सपैंड करना होता है, फैलाना होता है इनटू मल्टीपल वैल्यूज, मतलब उसके अंदर जितना भी डेटा है उसको हम स्प्रेड करके अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू की तरह देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्प्रेड के सिंटैक्स को यूज करते हैं। तो जब भी किसी भी इटरेबल की वैल्यू को हमें स्प्रेड करके इंडिविजुअल वैल्यूज में देखना होता है तो उसके लिए हम 3 डॉट्स को यूज करते हैं। तो इसको एक बार थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लेट्स सपोज अभी तक हमने अपनी मैथ ऑब्जेक्ट की बात की है। मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हमने पढ़े हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। अब मैथ के अंदर एक फंक्शन होता है मैथ डॉट मिन। मैथ डॉट मिन फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन हमें जितनी भी वैल्यूज हम इस फंक्शन को पास करें उनका मिनिमम दे देता है। इसके अंदर कोई फिक्स सेट ऑफ पैरामीटर्स नहीं होते। जैसे मैथ डॉट मिन के अंदर अगर हम पास करें 1, 2 एंड 3, तो ये क्या करेगा? हमें तीनों वैल्यूज का मिनिमम दे देगा। 1, 2 और 3 में से मिनिमम है 1 के इक्वल। यहीं पर अगर हम और नंबर्स पास कर दे, लेट्स सपोज दोबारा हमने 1, 2, 3 एंड इस बार 0 पास कर दिया, तो उस केस में इतने सारे नंबर्स का भी हमें मिनिमम दे देगा। इन सारे नंबर्स में मिनिमम वैल्यू है 0 के इक्वल, तो इसने 0 प्रिंट करवा दिया। बट लेट्स सपोज हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज होती, पर ये सारी वैल्यूज एक एरे की फॉर्म में स्टोर्ड होती, तो हम क्या कर सकते हैं? एक अपना एरे बना सकते हैं जिसके अंदर हमारी सारी वैल्यू स्टोर्ड होंगी। ये हमारा एरे बन गया जिसके अंदर 14 वैल्यूज हमारे पास हैं, और हम चाहते हैं कि इस एरे का जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास रिटर्न होकर आ जाए। तो हमें याद आएगा कि हमारा मैथ डॉट मिनिमम फंक्शन है जो बहुत सारी वैल्यूज को लेता है और फिर उनमें से हमें मिनिमम रिटर्न करके दे देता है। तो हम क्या करेंगे? अपने मैथ डॉट मिनिमम फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं, और मैथ डॉट मिनिमम में हमारे पास अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट समझे, हम एक एक करके अपनी सारी की सारी एरे की वैल्यूज को पास ऑन कर सकते हैं कि एरे ऑफ 0 भेज दिया, एरे ऑफ 1 भेज दिया। तो इससे क्या होगा? सारी की सारी इंडिविजुअल एरे की वैल्यूज हमारे मैथ डॉट मिनिमम फंक्शन के पास चली जाएंगी। पर इस तरीके से अगर हम अपने एरे की जो जितनी भी वैल्यूज हैं उनको एक एक करके लिखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास स्प्रेड का ऑप्शन आता है। स्प्रेड की मदद से क्या होगा? स्प्रेड की मदद से हम सिंपली लिख सकते हैं 3 डॉट जो हमारे स्प्रेड के लिए यूज होते हैं और फिर अपने एरे का नाम। इस सिंटैक्स की मदद से हमारा जो एरे है उसकी सारी वैल्यूज इस फंक्शन के अंदर जब पास ऑन होंगी एज एन आर्गुमेंट, तो वो सारी वैल्यूज इंडिविजुअली जाएंगी। मतलब ये 1 अलग से जाएगा, ये 2 अलग से जाएगा, ये 3 अलग से जाएगा, ये 4 अलग से जाएगा, ये 2 अलग से जाएगा। तो हमें इंडिविजुअल आर्गुमेंट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर एक इंडिविजुअल नंबर के लिए। हम सिंपली एरे का नाम लिख सकते हैं और उसके आगे 3 डॉट लगा सकते हैं, तो उससे वो वैल्यूज स्प्रेड हो जाएंगी। अब अगर एंटर करेंगे तो ये फंक्शन हमें हमारे एरे की मिनिमम वैल्यू लाकर दे देगा। और अगर हम एरे में बाद में जाकर कुछ और वैल्यू भी पुश करते हैं, लेट्स सपोज हमने एरे के अंदर -1 ऐड कर दिया, तो उस केस में अगर हम मैथ डॉट मिन दोबारा एरे के लिए स्प्रेड करके कॉल करते हैं तो उस केस में -1 हमारा लोएस्ट नंबर हमें लाकर देगा। एंड उसी तरीके से हम अपना मैक्सिमम नंबर भी निकाल सकते हैं, मैक्स, जो हो जाएगा 3 के इक्वल। तो इस तरीके से एरे की हर इंडिविजुअल वैल्यू को हमें पास ऑन नहीं करना पड़े, हमें सिर्फ अपने एरे का नाम लिखना पड़ा, उसके आगे 3 डॉट्स लगाने पड़े उसको स्प्रेड करने के लिए, तो उससे सारी की सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट हो गई। अब यही जो स्प्रेड वाला सेम कॉन्सेप्ट है, इसे हम और भी डिफरेंट फंक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं। अभी तक जो मोस्ट कॉमन फंक्शन हम यूज करते आए हैं वो है हमारा console.log। तो जब भी हम console.log एरे करते हैं तो उस केस में हमारे पास हमारा पूरा का पूरा एरे प्रिंट होकर आ जाता है। पर अगर हमें हर एलिमेंट को इंडिविजुअली प्रिंट कराना होता तो उसे हम स्प्रेड कर सकते थे एंड देन प्रिंट करते, तो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास इंडिविजुअली प्रिंट होकर आते। मतलब ये जो आउटपुट है इट इज वेरी सिमिलर टू डूइंग console.log। अगर हम console.log के अंदर इन नंबर्स को इंडिविजुअली अगर पास करते, 3 पास करते, 1 पास करते, तो इस तरीके से अगर प्रिंट करवाते तो भी सिमिलर आउटपुट आता। तो इससे हमें पता चल रहा है कि स्प्रेड इंटरनली सारे नंबर्स को इंडिविजुअली console.log वाले फंक्शन में भेज रहा है।
अब स्प्रेड सिर्फ एरेज के लिए नहीं होता, स्प्रेड हम स्ट्रिंग्स पर भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम console.log करें फॉर अपना कॉलेज, तो उस केस में क्या होगा, इस बार ये जो स्ट्रिंग है ये टुकड़ों में बट जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी इनटू इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। इसे एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं स्प्रेड के साथ, एंड स्प्रेड किया तो अब क्या हुआ, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगे। अब स्प्रेड्स को हम एरे लिटरल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। मतलब जब भी हमारे पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग एरे होता है और उससे हम उसकी कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं, या किसी और नई जगह को वो वैल्यूज जो है असाइन कर रहे होते हैं, तो उस केस में हर वैल्यू को इंडिविजुअली भेजने के लिए हम अपना स्प्रेड यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एरे नाम का वेरिएबल बनाया है 1 2 3 4 5, एंड जब हम उसी एरे की एक कॉपी बनाना चाहते हैं न्यू एरे की फॉर्म में, तो राइट साइड में जब हम अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपनी वैल्यूज डिफाइन करते हैं, तो वहां पर वैल्यूज की जगह हमने स्प्रेड कर दिया है अपने एरे को। तो मतलब ये सारी इंडिविजुअल वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी और न्यू एरे के अंदर एक कॉपी बन जाएगी हमारे पुराने एरे की। सिमिलर चीज हम कर सकते हैं स्ट्रिंग्स के साथ, कि स्ट्रिंग्स को इंडिविजुअल कैरेक्टर्स में ब्रेक डाउन करने के लिए हम उसे स्प्रेड कर सकते हैं, और फिर क्या होगा, नया वाला जो एरे बनेगा उसके अंदर इंडिविजुअल कैरेक्टर्स आकर स्टोर हो जाएंगे। तो इसके लिए एक बार कोड लिख कर देखते हैं। लेट्स सपोज हमने एक नया एरे बनाया, एरे के अंदर हमारे पास कुछ मल्टीपल नंबर्स लिखे हुए हैं, एंड अगर हम इससे अब नया एरे बनाने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में हम स्प्रेड कर सकते हैं अपने एरे को, एंड फिर console.log करवा सकते हैं अपने न्यू, या इनफैक्ट इसे कंसोल के अंदर ही प्रिंट कर लेते हैं कि ये हमारा एरे हो गया एंड हमारा न्यू एरे सिंपली इसकी कॉपी हो गया। अब हम न्यू एरे के अंदर चाहें तो कोई भी चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसके अंदर नंबर 6 को पुश करते हैं, और अब न्यू एरे की जो वैल्यू होगी उसके अंदर 6 आ गया, पर उससे हमारी एरे की वैल्यू को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपली क्या है, ये एक दूसरे की कॉपी है, एंड न्यू एरे के अंदर यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। उसी सिमिलर तरीके से हम अपनी स्ट्रिंग्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम कैरेक्टर्स नाम का एक एरे बनाते हैं, जिसके अंदर हमारी जो स्ट्रिंग है, हेलो वाली जो स्ट्रिंग है, उसके सारे के सारे कैरेक्टर्स को इसके अंदर स्टोर कराएंगे। इसे करते हैं रिफ्रेश, और जब कैरेक्टर्स एरे को प्रिंट करवाएंगे तो उसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स इंडिविजुअली आ जाते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर हम सारे ऑड नंबर्स को स्टोर कराते हैं। हमने इसके अंदर 1 स्टोर कराया, 3 कराया, 5 कराया, 7 कराया, 9 कराया। इसी के साथ हमारे पास एक और एरे है जिसके अंदर हमने सारे इवन नंबर्स को स्टोर कराया। 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, 10 आ गया। एंड अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक कॉमन एरे आ जाए नंबर्स, जिसके अंदर सारे के सारे ऑड नंबर्स भी आ जाए, सारे के सारे इवन नंबर्स भी आ जाए, तो उसके लिए हम अपना नया एरे बना सकते हैं। एंड जब हम अब नए एरे की वैल्यूज को असाइन करेंगे, तो हम दोनों एरेज की वैल्यू को एक साथ नए एरे में कॉपी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम अपने फर्स्ट एरे को स्प्रेड कर लेंगे, यानी ऑड एरे को पहले स्प्रेड कर लेंगे एंड उसके बाद स्प्रेड कर लेंगे अपने इवन एरे को। तो कॉमा करके हमने क्या किया, यहाँ पर कॉमा इसलिए आ रहा है क्योंकि इतने पार्ट को ये सारे के सारे नंबर्स रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद हम एक कॉमा ऐड कर रहे हैं, फिर इतने वाले पार्ट को ये अंदर वाले सारे के सारे नंबर्स रिप्लेस कर देंगे। तो जो हमारा फाइनल नंबर्स एरे आएगा उसमें पहले सारे के सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे, फिर सारे के सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे। इसे रिफ्रेश करके अगर नंबर्स को प्रिंट करवाएं तो पहले सारे के सारे हमारे ऑड नंबर्स है एंड उसके बाद सारे के सारे हमारे इवन नंबर्स है। पर अगर हम चाहते हैं इवन नंबर्स पहले आएँ तो उसके लिए हमें ऑड नंबर्स को बाद में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम एरे लिटरल्स के साथ यूज करते हैं तो वहां पर हमारा ऑर्डर मैटर करता है। इसे अब अगर रिफ्रेश करके नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे तो अब पहले सारे इवन है एंड उसके बाद सारे ऑड है। तो जब भी मल्टीपल एरेज की वैल्यू को हम एक सिंगल एरे में असाइन करना होता है तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम उन एरेज को स्प्रेड करके लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि स्प्रेड को हम ऑब्जेक्ट लिटरल्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। यानी जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक डेटा नाम की ऑब्जेक्ट क्रिएट की है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी एक ईमेल है और एक पासवर्ड है। हम चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे डेटा की हम एक कॉपी बना लें, तो हम डेटा कॉपी नाम की एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें हमने बाहर की तरफ तो कर्ली ब्रेसेस ही लगाए हैं और अंदर की तरफ वैल्यू असाइन करने के लिए, जैसे हमने एरे लिटरल्स के लिए किया था वैसे हम ऑब्जेक्ट लिटरल्स के लिए कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू को जैसे हम स्प्रेड कर देंगे तो मतलब ये सारे के सारे प्रॉपर्टी वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगे, इसको रिप्लेस कर लेंगे कुछ इस तरीके से। एंड इसके अंदर हम चाहें तो और एडिशनल प्रॉपर्टीज को भी ऐड कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इतने पार्ट को कर देते हैं हम कमेंट आउट। जैसे लेट्स सपोज हम अपनी कांस्टेंट डेटा नाम की एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी ईमेल। ईमेल के अंदर हम कोई भी रैंडम ईमेल लिख सकते हैं एंड उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हमारा पासवर्ड।
उसके अंदर भी हम कोई भी रैंडम वैल्यू लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कांस्टेंट डेटा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिपेयर हो गया। अब हम चाहते हैं कि डेटा के अंदर हमारी कुछ चीज़ें हैं, जैसे लेट्स सपोज ये हमारा फेसबुक का डेटा है जिसने सिर्फ ईमेल और पासवर्ड लिया यूज़र से। अब फेसबुक इंटरनली क्या करता है, हर एक यूज़र को एक इंडिविजुअल आईडी असाइन कर देता है कि ये मेरा यूज़र नंबर 1 है, यूज़र नंबर 2 है, यूज़र नंबर 3 है, कुछ इस तरीके से। तो हमें भी अपने यूज़र को आईडी असाइन करनी है। उसके लिए हमें यूज़र को बताने की ज़रूरत कभी नहीं होती कि उसकी आईडी क्या है। तो हम क्या करेंगे, इंटरनली एक और नई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे डेटा कॉपी के नाम से। और डेटा कॉपी के अंदर हम अपने इस डेटा को कॉपी करना चाहते हैं। तो उसका एक तरीका तो होगा कि हम इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी वैल्यूज़ को जाएं और प्रॉपर्टी वैल्यूज़ को यहाँ पर कॉपी करके लिखें, या फिर उसके लिए हम स्प्रेड को भी यूज़ कर सकते हैं। यानी डायरेक्टली जब हम स्प्रेड कर देंगे अपने डेटा को, तो उससे डेटा कॉपी के अंदर सारा का सारा वही डेटा आ जाएगा जो हमारी डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर था। इसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। अगर हम प्रिंट करवाएंगे अपने डेटा कॉपी को, तो उस केस में हमारे पास ईमेल एंड पासवर्ड वही सेम प्रिंट होकर आएगा जो हमारे डेटा के अंदर था। अब हम चाहें तो इस डेटा कॉपी के अंदर और एडिशनल प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं। मतलब इतनी कॉपी तो आएगी, और एडिशनल प्रॉपर्टीज डालने के लिए वही सेम सिंटैक्स फॉलो करेंगे, कॉमा करके अपना दोबारा एक और नई प्रॉपर्टी लिख देंगे, यानी की वैल्यू पेयर। लेट्स सपोज इसे हमें आईडी देनी है 1 2 3। तो ये क्या बन गया, ये एक नई की बन गई और ये इसकी नई वैल्यू असाइन हो गई। सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। इस बार डेटा कॉपी को प्रिंट करवाएंगे तो इतना पार्ट तो डेटा से कॉपी होकर आया, और इतना ये जो पार्ट है ये हमने नई प्रॉपर्टी से असाइन की। हम चाहें तो और नई प्रॉपर्टीज भी असाइन कर सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज हम इसे कंट्री असाइन कर सकते हैं इंडिया। सेव, रिफ्रेश। इस बार डेटा कॉपी के अंदर और मल्टीपल प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पर ऐड होकर आ गई। अब जब भी स्प्रेड करने की बात आती है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट लिटरल्स, इनके अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करने की जगह हम स्ट्रिंग्स एंड एरेज को भी स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ये हमारा एरे था, इसे कमेंट आउट कर लेते हैं, और हम इस एरे के जितने भी आइटम्स हैं उनको एक ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक सैम्पल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट 1, और इसके अंदर हम स्प्रेड कर सकते हैं अपने एरे को। अब जैसे ही हम एरे को स्प्रेड करेंगे, अब एरे के अंदर तो सिर्फ वैल्यूज होती हैं, तो की वैल्यू पेयर्स कैसे बनेंगे ऑब्जेक्ट के लिए? क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए होता है अपने सिंटैक्स में, ऑब्जेक्ट को चाहिए होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक की हो और एक वैल्यू हो, जबकि एरे के अंदर सिर्फ वैल्यूज होती हैं। तो की जो प्लेस है, मतलब की जगह हमारे एरे के सारे इंडेक्स स्टोर कराए जाते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी स्प्रेड करके वैल्यू असाइन होती है। इसको एक बार चेक भी करते हैं, हमने क्या किया है, अपने एरे को स्प्रेड किया है इन टर्म्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट या इन टर्म्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिटरल। तो इसे कर सकते हैं रिफ्रेश, एंड जब ऑब्जेक्ट 1 को प्रिंट करवाएंगे तो उसमें देखेगा कि इंडेक्स 0 पे 1 था, इंडेक्स 1 पे 2 था, इंडेक्स 2 पे 3 था, इंडेक्स 3 पे 4 था। तो जो हमारे इंडेक्स थे वो बेसिकली हमारी की बन जाएंगे, और जो वैल्यू स्टोर थी उन इंडेक्स पर वो हमारी वैल्यूज बन जाएंगी इन आवर ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से हम एक स्ट्रिंग को भी स्टोर करा सकते हैं, जैसे लेट ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या किया, 3 डॉट करके एक स्ट्रिंग को स्टोर करा लिया। तो उस केस में भी वो स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर उस इंडेक्स पर है, इंडेक्स हमारी की बन जाएगी और वो कैरेक्टर हमारी वैल्यू बन जाएगा। इसको रिफ्रेश करके प्रिंट करवाते हैं ऑब्जेक्ट 2। तो 0 इंडेक्स पर h है, फर्स्ट इंडेक्स पर e है, सेकंड इंडेक्स पर l है, एंड इस तरीके से इंडेक्स वाइज हमारी जो वैल्यूज हैं वो स्प्रेड होकर स्टोर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेस्ट के कॉन्सेप्ट की। रेस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है स्प्रेड के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यानी स्प्रेड के अंदर हमारे पास एक सिंगल वैल्यू होती है, ये वैल्यू हमारा एरे भी हो सकता है, ये वैल्यू हमारी स्ट्रिंग भी हो सकती है, और हम क्या करते हैं, इस सिंगल वैल्यू से हम अपनी मल्टीपल वैल्यूज निकालते हैं और स्प्रेड करते हैं। और रेस्ट के अंदर हम ऑपोजिट करते हैं, यानी हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज आ रही होती हैं और उन वैल्यूज को इकट्ठा करके हम किसी इटरेबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए देख लेते हैं रेस्ट करता क्या है। रेस्ट अलाउज अ फंक्शन टू टेक एन इनडेफिनिट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। यानी रेस्ट एक फंक्शन को एक शक्ति देता है कि वो फंक्शन कितने भी आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है, और उन सारे आर्ग्यूमेंट्स को बंडल करके हम एक एरे के अंदर स्टोर कर लेते हैं। बेसिकली जो हमारा math.min फंक्शन था या हमारा math.max फंक्शन था, इस min या इस max फंक्शन के अंदर हम कितने भी आर्ग्यूमेंट्स भेज सकते हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट्स स्टोर कहाँ पर हो रहे हैं, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए था कि इतने सारे आर्ग्यूमेंट जब हम भेज रहे हैं तो क्या हर आर्ग्यूमेंट के लिए एक नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, और जब एक नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है तो फंक्शन को कैसे पता चलता है। तो इस तरीके के जितने सवाल थे उनको सॉल्व करता है हमारा रेस्ट का कॉन्सेप्ट। कि रेस्ट क्या करता है, फंक्शन के अंदर हम सिंटैक्स सेम होता है, मतलब स्प्रेड और रेस्ट का सिंटैक्स सेम है, पर ये जो एक आर्ग्यूमेंट्स नाम का एरे है ये क्या करेगा, हमारे सारे के सारे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आ रहे होंगे इस फंक्शन के अंदर, सम नाम के फंक्शन के अंदर, उन सबको इकट्ठा कर लेगा इनटू अ सिंगल एरे। इसका एग्जांपल देखते हैं।
इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन बना सकते हैं जिसको नाम दे देंगे सम। अब सम के अंदर जितनी भी वैल्यूज आती हैं, लेट्स सपोज सम के अंदर हमारी बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, उन सारी वैल्यूज को हम इस आर्ग्स यानी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स के लिए शॉर्ट करके मैंने आर्ग्स लिखा है यहाँ पर, तो उस एरे को हम यूज कर सकते हैं। अब हम चाहें तो इस एरे के ऊपर लूप भी लगा सकते हैं, लेट i इक्वल 0, i लेस देन आर्ग्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग हर बार हम प्रिंट करवा सकते हैं यू गेव अस आर्ग्स ऑफ i। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, अभी सम नहीं कर रहा, फंक्शन हमारे सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स पर लूप लगाता है, उनको एरे के अंदर स्टोर करवा के और उन सबको फिर प्रिंट करवाता है। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। हम सम को सबसे पहले कॉल करेंगे 1 के लिए, तो इससे क्या होगा, हमारा फंक्शन हमें बता रहा है यू गेव अस 1। अगर हम इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करें तो ये बताएगा यू गेव अस 1, यू गेव अस 2। इसके अंदर अगर हम 4 आर्ग्यूमेंट्स पास करें तो ये फंक्शन हमें बताएगा एक एक करके कि आपने हमें इन नंबर्स की वैल्यू दी है। तो हमारा सम फंक्शन क्या कर रहा है, हमारा सम फंक्शन सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स को कलेक्ट कर रहा है और कलेक्ट करके उन्हें एक सिंगल आर्ग्यूमेंट के अंदर स्टोर करा रहा है, विच इज आवर आर्ग्स एरे। और फिर इस एरे के ऊपर हम बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंगली जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी एक इनबिल्ट एरे होता है। जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई भी फंक्शन बनाया जाए, लेट्स सपोज हमने कोई फंक्शन बनाया जिसका नाम है स्क्वायर, और स्क्वायर फंक्शन का काम है किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर करके देना, या इनफैक्ट एक मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लेने वाला फंक्शन रख लेते हैं। हमने एक मिनिमम नाम का फंक्शन बनाया, मिनिमम के अंदर हम चाहें तो कुछ भी मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, डी ले सकते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम इन चारों में से कुछ नहीं प्रिंट करवाएंगे, हम सिंपली आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे। यानी जब आप आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे, आप नोटिस करेंगे इस मिन नाम के फंक्शन में कुछ आर्ग्यूमेंट्स नाम का वेरिएबल तो हमने क्रिएट ही नहीं किया, तब भी आपके पास एरर नहीं आएगा, क्योंकि हर फंक्शन के लिए आर्ग्यूमेंट्स नाम का वेरिएबल, या इसे हम कलेक्शन कह सकते हैं, बेसिकली सारे आर्ग्यूमेंट्स का जो कलेक्शन होता है वो एक आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, कलेक्शन के अंदर स्टोर करा लिया जाता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसे सेव करके अगर रिफ्रेश करें और हम मिन को कॉल लगाएं, लेट्स सपोज उसके अंदर हमने 4 वैल्यूज पास की, तो हमारे लिए आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हुआ, सिर्फ सिंपली हमने आर्ग्यूमेंट्स लिखा, हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट हो गया। और ये जो आर्ग्यूमेंट है ये अपने आप में एक कलेक्शन है। अगर हम इन्हें हटा भी दें, यानी हम अपने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स को हटा दें और फिर अपने फंक्शन को रन करें, तो भी आर्ग्यूमेंट्स की वैलिड वैल्यू आएगी, कोई एरर नहीं आएगा, जबकि हमारे फंक्शन के अंदर एक सिंगल आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं है। क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये एक कलेक्शन है जिसके अंदर 1 2 3 4 चारों की चारों वैल्यूज हमारे पास आती हैं। हम चाहें तो अपने आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ को प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम चाहें तो आर्ग्यूमेंट्स की लेंथ को भी प्रिंट कर सकते हैं। रिफ्रेश अगेन, तो लेंथ क्या आ गई, 4 आ गई। पर ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये एग्जैक्टली एक एरे नहीं है, मतलब हम चाहें इस आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हम कुछ पुश कर दें वैल्यू, तो हमारे पास एरर आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम आर्ग्यूमेंट्स पहले तो प्रिंट करवाएंगे, फिर उसकी लेंथ प्रिंट करवाएंगे। अब हम चाहते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जितने भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स आए थे उनके अंदर हम 1 पुश कर दें, कि एक आर्ग्यूमेंट एक्स्ट्रा पुश कर दें विच इज इक्वल टू 1। इसे करेंगे रिफ्रेश। अब मिनिमम को कॉल लगाएंगे तो हमारा आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा, उसकी लेंथ हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। पर जब हम आर्ग्यूमेंट्स डॉट पुश को कॉल करेंगे तो वो बताएगा इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि जो पुश फंक्शन होता है, जो पॉप फंक्शन होता है, शिफ्ट होता है, अनशिफ्ट होता है, ये सारे के सारे फंक्शंस, ये सारे के सारे मेथड्स एरे के मेथड्स होते हैं। पर ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये एक एरे नहीं है, ये एक्चुअली एक कलेक्शन है। इसीलिए इसके ऊपर पुश, पॉप या जो हम बाकी मेथड्स हमने जिनकी बात की है, जैसे रिड्यूस मेथड हो गया, या हमारा मैप मेथड हो गया, या फिर हमारा सम या एवरी मेथड हो गया, इस तरीके के एरे मेथड्स को हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। जैसे हमें पता है कि अगर हमारे पास एक एरे आएगा तो हम अगर एरे का हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, या फिर मिनिमम मैक्सिमम से भी और भी ज्यादा आसान, लेट्स सपोज हमारा कोई भी एक फंक्शन है, लेट्स सपोज हमने एक सम फंक्शन लिखा है जिसके अंदर हमारे पास हमारा आर्ग्यूमेंट्स कलेक्शन है। अब हमारे सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स के लिए अगर हम सम निकालना चाहते हैं और अज्यूम करें कि आर्ग्यूमेंट्स एक एरे है, तो एरे के लिए सम निकालना बहुत आसान है। हमने रिड्यूस का छोटा सा तरीका सीखा है सम निकालने के लिए। वैसे तो हम लूप भी चला सकते हैं, पर हम डॉट रिड्यूस भी कर सकते हैं। डॉट रिड्यूस में क्या करेंगे, कॉल बैक पास कर देंगे कि हमने अपना सम पास कर दिया, हमने अपना एलिमेंट पास कर दिया, और हर बार क्या हो जाए, हर बार इस फंक्शन से रिटर्न करके हमें मिल जाए सम प्लस एलिमेंट। सेव कर दिया तो ये सिंगल लाइन हमें क्या दे देगी, ये सिंगल लाइन हमें रिटर्न करके दे देगी हमारा सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स का सम। पर ये सिंगल लाइन वर्क नहीं करेगी। ये इसलिए वर्क नहीं करेगी क्योंकि हमारा आर्ग्यूमेंट्स एक एरे नहीं है, इसीलिए उसके ऊपर रिड्यूस मेथड नहीं है।
इसे अगर रिफ्रेश करें, अगर हम कॉल करना चाहें 1 2 3 4 फॉर आर सम, तो उस केस में क्या होगा, एरर आ जाएगा कि आर्ग्यूमेंट्स डॉट रिड्यूस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये आर्ग्यूमेंट्स वैसे तो एक कलेक्शन होता है, एक एरे टाइप चीज ही होती है जो सारे आर्ग्यूमेंट्स को स्टोर कर लेता है, बाय डिफॉल्ट हर फंक्शन में होती है। इसके पास लेंथ भी होती है, इससे हम सारे आर्ग्यूमेंट्स को इंडिविजुअली एक्सेस भी कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम सिंपली लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स ऑफ 0 या आर्ग्यूमेंट्स ऑफ 1, जैसे हम नॉर्मल एरे के लिए लिखते हैं, पर एरे के मेथड्स को यूज नहीं कर सकते। इसीलिए आर्ग्यूमेंट्स कभी कभी हमारे लिए काम का नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, वहां पर जब भी हमें आर्ग्यूमेंट्स को सबको यूज करना होगा और एरे वाले मेथड्स को उनके ऊपर अप्लाई करने होंगे, तो वहां हम रेस्ट को यूज करेंगे। रेस्ट से हम क्या करेंगे, सारे के सारे जितने भी हमारे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको इस आर्ग्यूमेंट नाम के एरे के अंदर स्टोर करा लेंगे और फिर इस आर्ग्यूमेंट नाम के एरे पर हम अपने फंक्शंस लगा देंगे। क्योंकि रेस्ट से जब हम अपनी सारी वैल्यूज को कलेक्ट कर लेते हैं तो वो एक एरे के अंदर कलेक्ट होती हैं और फिर वहां पर एरे मेथड्स को यूज किया जा सकता है। मतलब सिर्फ इतना चेंज करने से कि हमने ये एरे यूज कर लिया एंड फिर इस एरे के ऊपर हमने मेथड लगा दिए, इसी से पूरा का पूरा कोड जो है चेंज हो जाएगा। अब अगर हम सम ऑफ 1 2 3 4 कैलकुलेट करना चाहें तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू 10। हम चाहें तो सम के अंदर कुछ भी मल्टीपल वैल्यूज भेज सकते हैं और उन सब का सम हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो इन चारों वैल्यूज का सम है हमारे पास 560। तो एक तरीके से जैसे मैथ डॉट मिन बना था, मैथ डॉट मैक्स बना था, वैसे ही हमारे लिए हमारा सम बन गया। हम चाहें तो अपना मैथ डॉट मिन और मैथ डॉट मैक्स का कॉपी भी बना सकते हैं। जैसे मिन फंक्शन के लिए क्या होगा, मिन फंक्शन के लिए सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स हमारे एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे और इस एरे के ऊपर अब हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा चाहें तो रिड्यूस फंक्शन ही कॉल कर सकते हैं। रिड्यूस कॉल करेंगे, उसके अंदर हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू चली जाएगी, एक एलिमेंट चला जाएगा और हर बार हम मिनिमम सेंड कर देंगे। यानी अगर यहाँ पर लॉजिक थोड़ा सा बड़ा होगा सम से, अगर मिन की वैल्यू इज ग्रेटर देन एलिमेंट तो उस केस में एलिमेंट मिनिमम है, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे एलिमेंट, नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे मिनिमम। इसको कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। अब मिनिमम के अंदर हम अगर मल्टीपल वैल्यूज पास करें तो मिनिमम हमेशा उसका मिनिमम हमें रिटर्न करके देगा। और वैल्यूज के साथ टेस्ट कर लेते हैं, सम की जगह इस बार मिनिमम को कॉल करते हैं तो मिनिमम आ गया विच इज इक्वल टू -20। तो सिंपली क्या किया, सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स पर एरे मेथड्स अप्लाई करने के लिए हम उन सबको रेस्ट कलेक्ट कर लेते हैं एक एरे के अंदर। अब जब भी हम अपना आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं उसके साथ हम चाहें तो और पैरामीटर्स को भी इनपुट ले सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मिनिमम फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट्स को तो ले ही रहे हैं, साथ के साथ हम एक पैरामीटर ले रहे हैं मैसेज नाम से जो किसी भी मैसेज को इनपुट करता है। इसको कर लेंगे सेव, रिफ्रेश। तो मिनिमम क्या करेगा, इनफैक्ट लास्ट में जाके रिटर्न से पहले हम अपने मैसेज को भी प्रिंट करवा देंगे, console.log मैसेज, सेव एंड रिफ्रेश। अब मिनिमम में साथ में हम एक मैसेज पास कर सकते हैं हेलो। तो क्या होगा, ये जो हेलो वाला मैसेज है हमारे मैसेज नाम की स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा और ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे आर्ग्स नाम के एरे के अंदर चले जाएंगे। तो पहले हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा, फिर हमारे आर्ग्यूमेंट्स का मिनिमम हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर इस मैसेज के अंदर हमने लेट्स सपोज 10 वैल्यू पास कर दी तो इस 10 को फिर भी मैसेज के अंदर ही स्टोर किया जाएगा और बाकी की सारी वैल्यूज हमारे आर्ग्यूमेंट्स में जाएंगी। यानी 10 तो वैसे के वैसे प्रिंट होगा, इन सब में हमारा 10 कंसिडर नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स इस तरीके से हम कलेक्ट कर रहे होते हैं और उसके साथ में हम चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा पैरामीटर्स लें तो उनको हम सिर्फ शुरुआत में ही लिखते हैं, क्योंकि इस आर्ग्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद में जो हम पैरामीटर्स लिखते हैं उस पर हमारे पास एरर आ जाता है, वो सिंटैक्स ठीक नहीं होता। तो आर्ग्यूमेंट्स को एक सिंगल एरे के अंदर कलेक्ट करना पॉसिबल है, पर उसके एडिशनल आप चाहते हैं कि और भी आर्ग्यूमेंट्स हो जिनके अंदर एडिशनल वैल्यू आए, तो उन सारे आर्ग्यूमेंट्स को हमें अपने रेस्ट से पहले लिखना होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डीस्ट्रक्चरिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। डीस्ट्रक्चर करने का मतलब होता है कि जब भी हम किसी एरे या फिर किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। अब डीस्ट्रक्चर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एक एरे बनाया है नेम्स नाम से, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे नाम स्टोर्ड हैं। अब हम चाहते हैं कि इन नामों में से हम 2 वेरिएबल्स निकाल लें। एक हमारा विनर वेरिएबल होना चाहिए कि चारों की रेस हुई है तो विनर कौन है, या फाइट हुई है तो विनर कौन है,
और एक हो गया कि हम एक रनर अप स्टोर कराना चाहते हैं जो सेकंड आया। तो उस केस में हम दो वेरिएबल्स बना सकते हैं, विनर और रनर अप, और उसके अंदर हम अपने नेम्स नाम के एरे को राइट साइड में लिख देंगे। तो इस तरीके से जब भी किसी एरे की स्टार्टिंग वैल्यूज को हमें वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना होता है तो लेफ्ट साइड में हम अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं, उसके अंदर हम अपने वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं और उन वेरिएबल्स को हम अपनी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो ये होता है डीस्ट्रक्चर करना। डीस्ट्रक्चर करने का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ना। तो इस एरे की बेसिकली कुछ वैल्यूज को तोड़कर हम नए वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा रहे हैं, पर इससे ये मतलब नहीं है कि हमारा पुराना एरे चेंज हो जाएगा। हमारा पुराना एरे चेंज नहीं होगा, पर उसकी कुछ वैल्यूज कॉपी होकर हमारे नए वेरिएबल्स के अंदर आकर स्टोर हो जाएगी। जैसे लेट्स सपोज हमने एक एरे बनाया, इसका नाम है नेम्स। नेम्स के अंदर हमने बहुत सारे नेम्स जो हैं उन्हें स्टोर कराया है। तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे नेम्स आ गए हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नेम है वो विनर बन जाए और सेकंड नेम एक रनर अप नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो दोनों वेरिएबल्स को हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमने एक विनर नाम का वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर हमने लिख दिया नेम्स ऑफ 0, एंड उसके बाद हमने बना लिया एक और वेरिएबल रनर अप एंड उसके लिए हमने लिख दिया नेम्स ऑफ 1। एंड लेट्स सपोज हमने एक बना लिया सेकंड रनर अप, काफ़ी बड़ा सा वेरिएबल नेम हो गया, एंड उसके लिए हमने लिख दिया नेम्स ऑफ 2। अब इस चीज़ को छोटा करने का एक और तरीका है विच इज़ कॉल्ड डीस्ट्रक्चरिंग, कि हम क्या करें, तीनों जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए हम लिख दें लेट, और उसके बाद एक एरे बना लें इन सारे वेरिएबल्स का, पर वो एरे नहीं होगा, वो इंडिविजुअल वेरिएबल्स ही क्रिएट होंगे। हमें एक विनर चाहिए, हमें एक रनर अप चाहिए और हमें एक सेकंड रनर अप चाहिए। तो इन सब को असाइन कर देंगे हम नेम्स की वैल्यूज। मतलब नेम्स के अंदर 0th इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है वो फर्स्ट वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, नेम्स के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है वो सेकंड वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, और इस तरीके से वैल्यू हमारी असाइन होती रहेगी। सेव करें, रिफ्रेश करें, तो अब जब हम विनर को प्रिंट करवाएंगे तो वो हमारे फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू होगी, यानी 0th इंडेक्स वाली वैल्यू, फर्स्ट पोजिशन वाली। अब अगर हम रनर अप को प्रिंट करवाएं तो उस केस में ये वैल्यू हमारी फर्स्ट इंडेक्स पर है विच इज सेकंड पोजीशन, एंड सिमिलरली हमारे पास सेकंड रनर अप आ गया। लेकिन लेट्स सपोज इस नेम के अंदर हमारे पास बहुत सारे नाम होते, हमारे पास एक नाम हो जाता ABC, एक नाम हो जाता XYZ, हमारे पास एक नाम हो जाता PYQ, तो बहुत सारे नाम्स हमारे पास हो जाते हैं और इन सारे नामों को हम अलग से किसी और एरे के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं डीस्ट्रक्चरिंग एंड हमारे रेस्ट वाले कॉन्सेप्ट का। मतलब हम अदर्स नाम का एक एरे बना सकते हैं जो रेस्ट वाली कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है। मतलब ये बाकी के जितने भी नाम बच जाएंगे सारे के सारे कलेक्ट हो जाएंगे इस अदर्स में। अब अगर यहाँ पर हम सिर्फ इतना लिखते तो अदर्स में कौन स्टोर होता, तो सिर्फ पीटर स्टोर होगा अदर्स में। रिफ्रेश करेंगे, अदर्स को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास सिर्फ पीटर स्टोर होकर आएगा क्योंकि एक सिंपल वेरिएबल है। पर यहाँ पर 3 डॉट्स को यूज करने से यहाँ रेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। मतलब बाकी की जितनी भी चीजें हैं उन सब को स्टोर कर लेगा हमारा ये वाला, और ये अदर्स अब एक एरे बन जाएगा। अब रिफ्रेश करके अगर हम अदर्स को स्टोर करवाएंगे तो एक एरे बनेगा जिसके अंदर बाकी की बची हुई सारी की सारी वैल्यू स्टोर होकर आ जाएंगी। तो इस तरीके से डीस्ट्रक्चरिंग एंड रेस्ट वाले कॉन्सेप्ट को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, और इस तरीके से डीस्ट्रक्चर करके हम किसी भी एरे की इंडिविजुअल वैल्यूज को निकालकर नए वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि डीस्ट्रक्चरिंग हम ऑब्जेक्ट्स के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट नाम से, जिसके अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज़ हम असाइन कर देंगे। स्टूडेंट का हम कोई भी नेम दे देंगे, यहाँ पर हम एक नेम दे सकते हैं, उसके साथ में हम कोई लेट्स सपोज हम एज दे सकते हैं, हम एक क्लास दे सकते हैं, हमारा जो स्टूडेंट है 9th क्लास में है, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट के पास उनको स्टोर करा सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इस तरीके से। एंड लेट्स सपोज इस स्टूडेंट का कोई यूज़र नेम है करण @123 एंड इस स्टूडेंट का कोई एक पासवर्ड है, लेट्स कीप इट ABCD। तो इस तरीके से हमने एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया जो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है, एंड उस स्टूडेंट के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे एरे के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वैसे इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। पर जैसे एरे की हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालनी थी डीस्ट्रक्चरिंग में, वैसे ही इस ऑब्जेक्ट से हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमें सिर्फ स्टूडेंट का यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। तो उसके लिए हम 2 नए वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल बना सकते हैं यूजर नेम, एंड यूजर नेम के अंदर हम स्टोर करा सकते हैं स्टूडेंट डॉट यूजर नेम की वैल्यू को, एंड उसी तरीके से हम एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, एंड उसके अंदर हम स्टोर करा सकते हैं स्टूडेंट डॉट पासवर्ड की वैल्यू को।
तो हम चाहें तो यूज़र नेम नाम का हमने नया वेरिएबल बना लिया है और पासवर्ड नाम का भी हमने नया वेरिएबल बना लिया है। पर ये तरीका अगर हमारे स्टूडेंट के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हुई उस केस में अच्छा नहीं रहेगा, या फिर हमें बहुत सारे नए वेरिएबल्स बनाए हुए उस केस में भी ये तरीका इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डीस्ट्रक्चरिंग को यूज़ कर सकते हैं और थोड़े से कॉम्पैक्ट सिंटैक्स के लिए। अब यूजर नेम और पासवर्ड बनाने के लिए हम सिंपली जैसे पहले एरे डीस्ट्रक्चरिंग में हम अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते थे, वैसे ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग में हम अपने कर्ली ब्रेसेस को यूज करेंगे और अंदर की तरफ हम वो वेरिएबल लिख सकते हैं जिस वेरिएबल के अंदर हम अपनी वैल्यूज को स्टोर कराना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं यूजर नेम और पासवर्ड आ जाए और राइट साइड में हम सिर्फ स्टूडेंट लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो वेरिएबल की वैल्यू हमने लिखी हुई है हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर इसी सेम की को सर्च करेंगे जिसका नाम यूजर नेम है और उसकी वैल्यू अब इस वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो जाएगी। यानी अगर हमने सेव किया, रिफ्रेश किया, अब अगर हम यूजर नेम की वैल्यू प्रिंट करवाएं तो हमारे पास क्या होगा, सेम वैल्यू रिटर्न होकर आएगी एंड पासवर्ड की भी हमारे पास सेम वैल्यू रिटर्न होकर आएगी। क्यों? क्योंकि इस यूजर नेम ने इसके की यूजर नेम के साथ मैच किया। पर अगर हम यहाँ पर यूजर नेम की जगह सिर्फ यूजर लिख देते, अब रिफ्रेश करते और यूजर को प्रिंट करवाते तो उस केस में हमारे पास अनडिफाइंड आता। अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर डीस्ट्रक्चरिंग में यूजर की के लिए सर्च किया गया है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में। अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर नाम की तो कोई है ही नहीं, तो इसीलिए इस वेरिएबल के अंदर अनडिफाइंड आकर स्टोर हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा यूजर नेम तो यूज हो, मतलब यूजर नेम की वैल्यू तो यूज हो जाए पर वो किसी और वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो, तो उस केस के लिए हम कुछ इस तरीके का सिंटैक्स यूज करते हैं। हम लिखते हैं यूजर नेम, मतलब किस की के लिए सर्च करना है ऑब्जेक्ट में और फिर उसे कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है। सेव कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, यूजर नेम को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ ये जो यूजर नेम है सिर्फ की को सर्च करने के लिए यूज किया गया है। पर यहाँ पर जब हम यूजर को प्रिंट करवाएंगे तो उस केस में हमारे पास यूजर की वैल्यू आ जाएगी और पासवर्ड को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास पासवर्ड की वैल्यू आ जाएगी। बट लेट्स सपोज हमें पासवर्ड वेरिएबल भी नहीं बनाना, इसकी वैल्यू जो है हमें सीक्रेट नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है। तो इस केस में वेरिएबल का नाम सीक्रेट होगा पर वैल्यू कौन सी यूज होगी, उस की वैल्यू यूज होगी जिसका नाम है पासवर्ड। रिफ्रेश करेंगे, अब यूजर नेम प्रिंट करवाएं तो भी हमारे पास एरर आएगा, पासवर्ड प्रिंट करवाएं तो भी एरर आएगा कि ये हमारे वेरिएबल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। पर यूजर प्रिंट करवाएंगे या सीक्रेट प्रिंट करवाएंगे तो उस केस में वेरिएबल्स एग्जिस्ट करेंगे। तो अपनी ऑब्जेक्ट के पास जो की वैल्यू है उसके अलावा भी वेरिएबल के नाम को क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम चाहते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट की जो सिटी है वो भी आ जाए। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया सिटी की, स्टूडेंट की जो भी सिटी है वो हमारे पास आ जाए। अब इस केस में तो स्टूडेंट ने अपनी सिटी की इन्फॉर्मेशन स्टोर ही नहीं कराई। रिफ्रेश करेंगे और सिटी की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो वो हमारे पास अनडिफाइंड आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सिटी को हम एक डिफॉल्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट के पास कोई भी सिटी स्टोर नहीं होगी तो उस केस में हम मुंबई असाइन कर देंगे। अब रिफ्रेश किया एंड सिटी को प्रिंट करवाया तो सिटी वाला जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर मुंबई आकर स्टोर हो गया। तो बेसिकली जब भी हम डीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो मान लो स्टूडेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी तो उस केस में हम डिफॉल्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं। पर लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट के अंदर सिटी एग्जिस्ट करती थी और उसने पुणे सेव किया हुआ था सिटी के अंदर, तो यहाँ पर सिटी की वैल्यू में पुणे ही आएगा, मुंबई नहीं आएगा। रिफ्रेश करेंगे, सिटी को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास पुणे आएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के अंदर जो सिटी एग्जिस्ट करती है वो यहाँ पर एक हायर प्रेफरेंस ऑर्डर लेकर जाएगी। और हम चाहें तो इस सिटी की जगह हम लोकेशन एक नया वेरिएबल बना सकते हैं कि सिटी की जो भी वैल्यू है वो लोकेशन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लोकेशन। तो अब जो वेरिएबल बनेगा वो सिटी वेरिएबल नहीं होगा, वो हमारा लोकेशन वेरिएबल होगा। रिफ्रेश करेंगे, अब हम लोकेशन हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, इसे चेंज करके हम कर लेते हैं प्लेस। तो प्लेस नाम के हमारे वेरिएबल के अंदर सिटी का नाम आ जाएगा। अब जब सिटी को हम प्रिंट करवाएंगे तो सिटी नॉट डिफाइंड आएगा क्योंकि सिटी वेरिएबल नहीं है, पर प्लेस के अंदर हमारी सिटी आ जाएगी विच इज इक्वल टू पुणे। पर इन केस हमने सिटी का नाम दिया ही नहीं तो उस केस में प्लेस के अंदर स्टोर हो जाएगा मुंबई। रिफ्रेश करेंगे, अब प्लेस की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू मुंबई। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी की है उसकी जगह हम कोई नया वेरिएबल नेम भी यूज कर सकते हैं, प्लस उस वेरिएबल को हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं।